नमस्कार, मैं मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 3 एजुकेशन, जिसका नाम है रिसर्चिंग चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड इन इंडिया। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि मैं सारे क्वेश्चन विद आंसर के साथ आपके खोपड़े में डाल दूँ और आप एग्जाम के अंदर फोड़ के आ जाओ। चलिए हम पहले समझते हैं इस टॉपिक के अंदर आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम है रिसर्चिंग, यानी कि आपको रिसर्च करना है, अलग अलग केस स्टडीज़ करनी है। किसके बारे में? बच्चों के बारे में। एक बच्चों को कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ आती है। देखो, हम तो नॉर्मली स्टूडेंट है जिनके हाथ पैर सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है जिनके हाथ पैर में कोई दिक्कत है। कुछ लोग देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, चल नहीं पाते। तो ऐसे स्टूडेंट्स को क्या डिफ़िकल्टीज़ आती है, उनके ऊपर केस स्टडीज़ करना। एंड एक बच्चों की बचपन के इंटरेस्ट क्या है, इन सभी को केस स्टडी कर कर हमें ये बताना और कंक्लूजन निकालना कि क्या बेहतर हो सकता है एक बच्चों के लिए, क्या नहीं हो सकता है। यानी कि उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना जो एक बच्चों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, एक स्टूडेंट की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार आपके सिलेबस में टोटल 6 चैप्टर दिए गए हैं। फर्स्ट चैप्टर बच्चों के बारे में परिप्रेक्ष्य का निर्माण। देखो, फर्स्ट चैप्टर ही पूरे बच्चों के ऊपर है, यानी कि एक बच्चे का जन्म से लेकर जवानी से लेकर जब वो बुढ़ा हो जाता है तब तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है और उसके अंदर बदलाव आते रहते हैं। यानी कि एक बच्चे की जिंदगी में क्या क्या बदलाव आते हैं, एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है एंड किस प्रकार से एजुकेशन बोल लेता है। तो इन तमाम चीज़ों की स्टडी हम इस सब्जेक्ट के अंदर करने वाले। अलग अलग टॉपिक पे, अलग अलग टॉपिक्स पे केस स्टडी करना एंड ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, डायरीज एंट्री एंड बच्चों के इंटरेस्ट के लिए ड्राइंग्स एंड फोटोग्राफ्स, रिसर्चिंग रिपोर्ट राइटिंग, ये तमाम टॉपिक्स आपके सिलेबस में है। टोटल 6 चैप्टर दिए गए हैं और सभी चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है। और मैंने क्या किया, इन सभी चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन जरूर लिया है ताकि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करके कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं जो आपके एग्जाम में आना ही आना है। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक बच्चे को समझने के लिए केस स्टडी तरीके। तरीके का मतलब क्या है यहाँ पे? विधि। विधि का मतलब मेथड। तो केस स्टडी विधि की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। आपको यह बताना है कि केस स्टडी का मतलब क्या होता है। केस का मतलब क्या होता है? कोई एक ऐसी घटना या कोई एक ऐसी इवेंट जिसके बारे में हम पूरा समझते हैं, क्या उसकी कमियां हैं, क्या उसकी अच्छाइयां हैं, क्या उसके अंदर इंप्रूवमेंट किया जा सकता है एंड उसका कंक्लूजन क्या निकल कर आया जो हम सभी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यानी कि कोई ऐसी घटना या कोई एक ऐसा इंडिविजुअल इंसान जिसको हम समझने के लिए जो तरीका अपना रहे हैं उसी को हम केस स्टडी कहते हैं। क्लियर है? यहाँ पे आपसे और पूछा गया है, उसके आपको लाभ बताना है और कमियां बताना है। यानी केस स्टडी मेथड क्या है, पहले ये डिफाइन करना है इस क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो एक क्वेश्चन में एक नहीं 2-3 चीजें पूछ ली जाती है। तो इस तरीके से पहले आपको क्वेश्चन को समझना है, देन आंसर को देना है टू द पॉइंट्स में, और जो पूछा गया वही बताना है। फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे। तो अब मैं जो आपको आंसर बताने जा रहा हूं, ये टॉपिक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला है, तो प्लीज चीजों को समझना, कनेक्टिविटी मेरे दिल से अपने दिल में बनाए रखना और सीधे आपके पूरे दिल में उतार दूंगा पूरा टॉपिक में। चलिए स्टार्ट करें। देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं केस स्टडी का मतलब क्या होता है। केस स्टडी क्या? केस यानी वो पुलिस वाला केस? वो केस नहीं यार। केस स्टडी मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को स्टडी करके ये बताना कि वो चीज क्या है, उसके गहराई में जाना। इसलिए केस स्टडी को समझने के लिए मैंने यहाँ पे जो ये डायग्राम लगाया है, अपने आंसर के इंट्रोडक्शन में ये बता सकते हो। इस डायग्राम में क्या है देखिए, सबसे पहले हमें किसी चीज को स्टडी करना है तो हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। अगर ज्ञानी नहीं है तो ज्ञानी कैसे बन पाएंगे? अगर कोई ज्ञानी है तो चीज़ों को पहले अच्छे से समझेगा, देन आपके सामने आके रखेगा। यही है ना। देखो, जब भी कोई भी वीडियोस बनाता हूं तो मैं पहले खुद स्टडी करता हूं। जब तक मुझे समझ में नहीं आएगा मैं आपको कैसे समझा पाऊंगा। सेम इस तरीके से ज्ञान होना जरूरी है। इसके बाद पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेना चाहिए। सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे इंसान से है, ठीक है। कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, हम उसका स्टडी कर रहे हैं। अब मान लो इसके अंदर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो फिजिकल डिसेबल कैटेगरी में आता है, जिसका मान लो कोई एक पैर नहीं है या कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, तो डिफिकल्टीज तो इसको आएगी पढ़ने में भाई। तो ये सब्जेक्ट हमारा एजुकेशन है, तो हम एग्जांपल भी यही लेंगे और इस पूरे क्वेश्चन के अंदर हमें इनके ही बारे में पढ़ना है जो फिजिकल डिसेबल कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। तो सब्जेक्ट का मतलब एक ऐसा स्टूडेंट है यहाँ पे जो कि PWD कैटेगरी में आता है, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी में आता है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर रिसर्च करेंगे। हम रिसर्च करने का कौन सा तरीका अपना रहे हैं, क्राइटेरिया क्या है, यानी कि अलग अलग जो मापदंड है वो क्या है, एंड इसके बाद हम डेटा कलेक्शन करेंगे अलग अलग रिसोर्सेज पे कि इंडिया के अंदर कितने % है। तो हम देखते हैं भाई इंडिया के अंदर अभी भी कम से कम मान लो कि 60% ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं PWD कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स की क्या प्रॉब्लम है, एजुकेशन की पहुंच इनके पास है या नहीं है,
ये एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो हम डेटा कलेक्शन करते हैं, अलग अलग रिपोर्ट निकालते हैं, उसको स्टडी करते हैं, इसके बाद हम अलग अलग एविडेंस के साथ बोलते हैं और एंड में हम कंक्लूजन देते हैं कि ये इनकी प्रॉब्लम है और ये इनका सॉल्यूशन है। तो केस स्टडी के लिए इन तरीकों को अपनाया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको ये डायग्राम से ये समझ में आ गया हो कि केस स्टडी का मतलब क्या होता है। चलिए अब मैं आपको इसका डेफिनेशन बताता हूँ। देखो डेफिनेशन क्या है, केस स्टडी एक व्यक्ति, समूह या घटना का गहन अध्ययन है। That means case studies are an in-depth study of an individual, group और event। यानी कह सकते हो कि केस स्टडी एक किसी भी घटना या किसी एक इंडिविजुअल इंसान या किसी भी कम्युनिटी के बारे में बिल्कुल इन डेप्थ यानी कि बहुत गहराई से समझने का एक तरीका है। और इसी केस स्टडी का यूज़ किया जाता है भारत या दुनिया भर के देशों के अंदर चीज़ों को समझने के लिए, डेटा कलेक्शन के लिए। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देके बताता हूँ कैसे। देखिए इंडिविजुअल का मतलब, मान लो कि एक इंसान है भाई, मैं यहाँ पे धोनी जी को लेता हूँ। भाई धोनी जी क्रिकेट खेलते हैं यार, क्या मस्त खेलते हैं, दिलों पे छा जाते हैं भाई, ये आज बहुत मिस करते हैं हम क्रिकेट टीम के अंदर इनको, ऐसा होता है। तो हम पहले ये सोचेंगे कि आखिर इनमें ऐसा क्या है, ये क्रिकेट ऐसा क्यों खेल पाते हैं, इनके अंदर ऐसा कौन सा स्टैमिना है भाई, क्या खा लेते हैं ऐसा ये। यानी कि हम अच्छे से चीज़ों को स्टडी करेंगे, इनका बैकग्राउंड देखेंगे, ये कहाँ से आते हैं, उसके लिए हम MS धोनी फिल्म देख लेंगे और क्या क्या देख सकते हैं। यानी कि चीज़ों को अच्छे से स्टडी करके हम जो प्रेजेंट करेंगे वो हमारा केस स्टडी कहलाएगा। लेकिन ये इंडिविजुअल लेवल पे हो गया। तो जस्ट ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। लेकिन जब हम एजुकेशन सब्जेक्ट में बात करेंगे तो जो फिजिकल डिसेबल कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं हम उनकी बात कर रहे होंगे, ठीक है। मैं जस्ट पहले एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो ऐसे ही इंडिविजुअल इंसान के बारे में स्टडी करना। अब इसके बाद है ग्रुप, यानी कि किसी समूह का स्टडी करना। अब मान लो कि भारत के जो सबसे अमीर लोग हैं, आखिर ये इतने अमीर क्यों हैं, आखिर ऐसा ये क्या काम कर रहे हैं, इनका बिजनेस मॉडल क्या है, ये पैसा इन्वेस्ट कहाँ करते हैं। हम चीज़ों को अच्छे से स्टडी करके जब हम ये समझ पाते हैं कि इनका बिजनेस मॉडल ये है और इसके वजह से पैसा कमा पा रहे हैं। क्लियर है यहाँ पे। तो ये कम्युनिटी की बात होगी। एंड नेक्स्ट क्या है, घटना। मान लो कोई ऐसी घटना कहीं घट गई है, कोई ऐसी इवेंट हो गई है जिसके बारे में हमें जानना है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, इस घटना के बाद कितने लोग मारे गए, क्या इसका आउटकम निकल कर आया, आखिर एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, प्रशासन कहाँ चला गया था भाई इस टाइम, ऐसे ऐसे हम स्टडी करते हैं। तो केस स्टडी एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए भी, एक पूरी कम्युनिटी, पूरी ग्रुप के लिए भी, और किसी इवेंट या किसी भी घटना को समझने के लिए किया जा सकता है। क्यों हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ, ये तीन चीज देखा जाता है। लेकिन ये तो इन जनरली यूज किया जाता है केस स्टडी का। तो पहले हम ये समझते हैं केस स्टडी को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। मेनली केस स्टडी सभी जगह हो सकता है। अब आपको अपने आप को समझना है तो भी आप केस स्टडी कर सकते हो। लेकिन पूरी दुनिया भर के अंदर जो केस स्टडी मेथड यूज किया जाता है वो कुल 4 सेक्टर में किया जाता है। सबसे पहला है बिजनेस सेक्टर। बिजनेस के अंदर भाई नोकिया फेल क्यों हो गया है, नोकिया आज नहीं चल पाया, क्यों नहीं चल पाया, तो बिजनेस मॉडल के अंदर भी किया जाता है। एंड इसके बाद एजुकेशन के अंदर, अब नॉर्मली स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम आती है, एजुकेशन की पॉलिसीज क्या है, क्या कमियां हैं, स्कूल के अंदर क्या कमियां, टीचर्स कैसे हैं, पढ़ाई सही हो पा रही है नहीं हो पा रही है, बच्चों को पढ़ाई किया जा रहा है, सिलेबस क्या है, करिकुलम क्या है, हम इन सब चीजों का स्टडी करते हैं। यानी कि एजुकेशन में स्कूल और बच्चों का स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट है मेडिकल फैसिलिटी लोगों को कैसे मिल पाती है, आखिर क्या कमियां हमारी मेडिकल के अंदर। एंड फोर्थ है सिक्योरिटी। एक देश की डिफेंस के लिए हम स्टडी करते हैं कि हमारी डिफेंस सिस्टम में ऐसी क्या कमियां है कि कोई भी आता है और बचा के चला जाता है। तो एक देश समझने के लिए केस स्टडी करता है इस चीज के लिए। तो आपको अब ये समझ में आया कि केस स्टडी हम इन चारों सेक्टर में यूज करते हैं पूरी दुनिया भर के अंदर। बाकी स्टडी करके इन चीजों को समझते हैं हम, लेकिन इन चारों सेक्टर के अंदर केस स्टडी मेथड का यूज किया जाता है। लेकिन ये टॉपिक हमारा एजुकेशन का है, इसलिए हम बात करेंगे एजुकेशन का अंदर केस स्टडी का मतलब क्या है। एजुकेशन के अंदर केस स्टडी का मतलब या केस स्टडी मेथड का मतलब क्या है। तो चलिए हम ये समझते हैं कि एजुकेशन में केस स्टडी का मतलब होता क्या है। तो चलिए अब आपको मैं ये समझाता हूं, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में केस स्टडीज इन एजुकेशन। विशेष क्षमताओं वाले बच्चों की पृष्ठभूमि। ये विशेष क्षमताओं वाले बच्चे कौन होते हैं, चिल्ड्रन विद डिफिकल्टीज, जिनको हम PWD कैटेगरी में रखते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे बच्चे जो या तो चल नहीं सकते, देख नहीं सकते या सुन नहीं सकते, इन बच्चों का स्टडी करना, इनके पास एजुकेशन एक्सेस है या नहीं है, आखिर इनको क्या प्रॉब्लम आती है एजुकेशन लेने में। देखो नॉर्मली बच्चों से इनको दिक्कत तो आएगी ही, तो अगर गवर्नमेंट भी ध्यान नहीं देगी तो और भी दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए सिर्फ इस वजह से कि इनके पास कुछ शारीरिक या मानसिक रूप से कोई दिक्कत है या प्रॉब्लम है, मेंटली या फिजिकली, और हम इनको इग्नोर करें तो ये मानवता नहीं है। ह्यूमैनिटी इसमें है कि हम इनकी स्टडी करें और इनकी प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन दें। इसीलिए ये एक नया मेथड निकल कर आया
केस स्टडी मेथड जो हमें ये बताता है कि चिल्ड्रन विद डिफिकल्टीज यानी कि जो PWD कैटेगरीज के अंदर स्टूडेंट्स आते हैं, जो फिजिकल डिसेबल या जिसको हम विशेष क्षमताओं वाले, इनके अंदर एक विशेष क्षमता पाया जाता है। यानी ऐसा नहीं है कि किसी के हाथ पे दिक्कत है, पैर में दिक्कत है, या एक हाथ नहीं है, या कोई देख नहीं सकता, आँख नहीं है, सुन नहीं सकता, या डायलेक्सिया है, मान लो कि चीज़ों को पढ़ता है बट उसको याद नहीं हो पाती, समझ में नहीं आता, तो तमाम तरह की प्रॉब्लम है इनके पास। लेकिन ऊपर वाले ने इनको एक ऐसी क्षमता दी है जो नॉर्मली इंसानों में नहीं होती। देखो मैं आपको एक जीता जागता एग्जाम्पल देता हूँ कि इनके अंदर क्षमताएं क्या है। देखिए मेरे चाचा जी हैं, वो 4 साल के थे, 1980 में उनका जन्म हुआ था, तो उनके आंखें चली गई थी। आंखें जाने के बाद 10 साल 12 साल तो उन्होंने ऐसे ही निकाला। उनकी ज़िंदगी में वो अंधेरापन आया, उनको ये लगने लग गया था बस मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। 4 साल तो उन्होंने दुनिया भर को देख ही लिया था, लेकिन उनको याद क्या रहा, क्या देखा है उन्होंने। तो जैसे वो बड़े हुए उसके बाद उनको ये एहसास होने लग गया कि प्रभु ने हमें एक क्षमता दी है, हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। आज तो उनकी दोस्तों रेलवे में नौकरी है और उन्होंने कई नॉलेज को गेन किया। अपनी 10th कंप्लीट करी, 12th कंप्लीट करी, ग्रेजुएशन तक कंप्लीट किया। उनका जो एजुकेशन सिस्टम होता है वो अलग होता है। जैसे कि हम लिखते हैं अपने हाथों से यूं करके लिख लेते हैं ना, लेकिन उनके पास तो आँख है ही नहीं, वो लिखेंगे कैसे? इसलिए उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, एक अलग सिस्टम बना रखा है। मान लो लिखने का तरीका क्या होता है उनका, 6 टाइप में कुछ होता है, यहाँ पे कुछ होल टाइप्स में बुक्स होती है, कॉपीज होती है, उन्हीं में वो ऐसे करके लिखते हैं, तो उनका एक तरीका अलग है। तो मेरे चाचा जी मुझे बहुत गाइडेंस देते हैं, यानी कि उनके पास पॉलिटिक्स की, जियोग्राफी की एंड इकोनॉमिक्स की एंड अलग अलग चीज़ों की बहुत ज़्यादा नॉलेज है। मैं ये देखता हूँ कि उनके पास ये नॉलेज जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो पढ़कर छोड़ दिए हैं। मैं सोचता हूँ यार कि प्रभु ने कुछ तो इनको दिया है। आप भी मुझे बताइए कि आपको लगता है कि हाँ सच में इनमें कोई ऐसा एक टैलेंट होता है? कमेंट बॉक्स में बताना यार, क्योंकि मैंने पर्सनली देखा, इसलिए इनको विशेष क्षमताएं वाले लोग भी कहा जाता है। इनके अंदर स्पेशल एबिलिटीज होती है। क्लियर है यहाँ पे? तो विशेष क्षमताओं वाले बच्चों की पृष्ठभूमि, इनका बैकग्राउंड जानना, उनके वातावरण, इनका एटमॉस्फेयर जानना, ये किस वातावरण में रहते हैं और इनकी विशेषताओं का कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनके क्या मेन फीचर्स हैं, इनके ही बारे में जानना केस स्टडी मेथड कहलाता है। अब आपको ये समझ में आया कि केस स्टडी मेथड इन एजुकेशन के अंदर हम किस में यूज करते हैं? जो PWD या चिल्ड्रन विद डिफिकल्टीज होते हैं, यानी जो फिजिकल डिसेबल स्टूडेंट होते हैं, इनका स्टडी करना, इनको क्या प्रॉब्लम आती है। मान लो जो चल नहीं सकता वो कैसे एजुकेशन लेने जाएगा, जो देख नहीं सकता उसके लिए गवर्नमेंट क्या फैसिलिटी लेकर आ रही है। अब इनके लिए भी अलग से कानून बनाया गया है। तो अलग अलग चीजों को स्टडी करना, पहले इनकी प्रॉब्लम को समझना, देन उसके बाद इनकी फैसिलिटीज के लिए अलग अलग कानून और सुविधाएं देना, यही हमारा है केस स्टडी मेथड। क्लियर है यहाँ पे? अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि केस स्टडी विधि यानी जो केस स्टडी मेथड है, इसको डिफाइन करने के लिए अलग अलग थिंकर्स ने अपनी व्यूज दिए हैं। तो अगर आपने अपने आंसर में थिंकर्स के व्यूज नहीं लिखे ना, तो दोस्त आंसर दमदार नहीं होगा। तो अभी मैं आपको थिंकर के व्यूज बता देता हूँ, मैं आपको समझा दूंगा ताकि चीजें आसान हो जाएगी आपके लिए। पीवी यंग के अनुसार क्या है? केस स्टडी एक सामाजिक इकाई के जीवन की खोज और विश्लेषण करने का एक तरीका है। यानी कि केस स्टडी क्या है? समाज या जीवन के अंदर कोई ऐसी खोज करने का एक तरीका है। यानी कि केस स्टडी इज अ मेथड ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड एनालाइजिंग द लाइफ ऑफ अ सोशल यूनिट। एक सोशल यूनिट का मतलब क्या है? यहाँ पे समाज में रहने वाले वो सभी लोग जो समूह बना के रहते हैं या इंडिविजुअली रहते हैं, क्योंकि हम सभी इंसान एक दूसरे से जुड़े हैं, तो उन सभी का स्टडी करना। मान लो जिसका हम स्टडी कर रहे हैं, या तो वो इंडिविजुअल एक व्यक्ति, एक पर्सन हो सकता है, इंडिविजुअल एक पर्सन, या तो पूरी एक फैमिली हो सकती है, पूरा परिवार, एंड एक संस्था, कोई एक इंस्टीट्यूशन, एक कल्चरल कोई ग्रुप हो सकता है, यहाँ तक कि पूरा समुदाय यानी कि स्टेट में रहने वाले सभी लोग भी हो सकते हैं। उन सब का स्टडी करना केस स्टडी मेथड कहलाता है। ये किसने कहा है? पीवी यंग ने कहा है। क्लियर है यहाँ पे? पर्सन, फैमिली, इंस्टीट्यूशन, कल्चर ग्रुप, इवन एन एंटायर कम्युनिटी, दैट इज कॉल्ड केस स्टडी मेथड। तो केस स्टडी मेथड के कुछ टाइप्स है। टाइप्स का मतलब क्या होता है कि इस केस स्टडी में हम किन किन चीजों को शामिल करते हैं, यानी कि स्टडी क्या किया जाता है इसके अंदर। सबसे पहले इंडिविजुअल, जो हमने ऊपर देख लिया, जो भी अब मैंने आपको बताया, सबसे पहले इंडिविजुअल का स्टडी किया जाता है। उसके बाद किसी ऑर्गेनाइजेशन का, यानी किसी संगठन का, किसी घटना का, या किसी भी संबंध, समाज के अंदर एक लोगों दूसरे के साथ कैसे रिलेशनशिप होता है इसका, एंड किसी भी ग्रुप का जिसको हम सेट ऑफ इंडिविजुअल कहते हैं, या किसी भी कम्युनिटी का, एंड सोशल ग्रुप स्टडी यानी कि सामाजिक अलग अलग जो समूह होते हैं, अपने लैंग्वेज को लेकर, अपने कास्ट को लेकर, अपने रिलीजन को लेकर, अपने बर्थ प्लेस को लेकर, या सोशल बैकवर्डनेस को लेकर, अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को स्टडी करना ही केस स्टडी कहलाता है। तो इस तरीके से इसके ये टाइप्स है और इन सभी को केस स्टडी के अंदर शामिल किया जाता है। अब ये तो हो गया किसके अनुसार? ये हो गया पीवी यंग के अनुसार। अब हम ये समझते हैं कि मरियम ने क्या कहा है। देखो ये दो थिंकर हैं जिनके व्यूज जो होते हैं वो इन्वर्टेड कॉमा में होते हैं, आप इनको चेंज नहीं कर सकते। इन्होंने एज इट इज ये लाइन कहा है, तो आपको सेम एज इट इज ये लाइन ही एग्जाम में लिखना होगा।
तो जो चीज़ रटने वाली है वो तो रटना ही पड़ेगा, वरना मेरी पूरी कोशिश ये होती है मैं चीज़ों को रटवाऊँ ना, समझा दूँ, और इसलिए आपके भेजे में डालना मेरा मेन मकसद होता है। एंड नेक्स्ट थिंकर कौन है? मरियम। मरियम ने क्या कहा है कि एक विशेष घटना का स्टडी करना केस स्टडी कहलाता है। मरियम ने बहुत आसान से कह दिया हमें कि एक विशेष घटना है, अब उसका स्टडी करना। मैं एग्जांपल दूँ एक, देखिए भारत के अंदर एजुकेशन पॉलिसी जो चली आ रही है, उस एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही सभी स्टूडेंट्स को एजुकेशन अभी तक तो मिल रहा है, लेकिन इस एजुकेशन पॉलिसी की क्या कमियां हैं? आखिर बच्चे स्कूल में कम क्यों जाते हैं? जो बच्चों का प्रेजेंस है एक क्लासरूम के अंदर वो बहुत कम है। एंड एक क्लासरूम के अंदर बच्चों को कौन कौन सी डिफिकल्टीज आती है, एंड टीचर्स कैसे हैं, बेंच पंखे क्लासरूम सही से है या नहीं, पानी का व्यवस्था है या नहीं, एंड सबसे बड़ी बात है कि जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है, जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, वो आपके अंदर कोई स्किल डाल रहा है या नहीं डाल रहा है, या रटन तोता की तरह बस 95% लाना है, 99% लाना है, सिर्फ इसमें ही लगे पड़े, यानी कि मार्क्स लाने के लिए सभी लगे पड़े हैं, बस मार्क्स लाना है, मार्क्स लाना है, लेकिन उन मार्क्स का रियल लाइफ के अंदर क्या यूज़ है? इन सभी चीज़ों का स्टडी करके जब हम ये बताते हैं कि हमने जो अपना केस स्टडी किया है उसकी ये कमियां हैं और हम उसमें ये सुधार कर सकते हैं, और उसके बाद मान लो कि अभी तक की पॉलिसी को हमने डिस्कस किया एंड एनालाइज किया, केस स्टडी किया, यानी कि इन कमियों को एनालाइज या केस स्टडी करने के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि हाँ यार ये कमी है, अब इनको ठीक करना है हमें। अभी जो करंट का एग्जांपल क्या है, इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए सरकार क्या लेकर आई? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022। इस पॉलिसी में क्या कहा गया कि भाई जो कमियां हमारे एजुकेशन में चल रही है उसको ठीक करना। जैसे सबसे बड़ी बात है, हमारा जो एजुकेशन बजट है वो काफ़ी लो रहता है, कम रहता है, हमें पहले उसको बढ़ाना होगा। ज़्यादा पैसा होगा हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर पाएंगे, लोगों के स्किल पे खर्च कर पाएंगे। हम अपने एजुकेशन में पैसा यानी कि इन्वेस्टमेंट ही कम करेंगे तो कैसे भारत विश्व गुरु बन जाएगा? तो इसलिए मोदी गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम अपने जीडीपी का 6% एजुकेशन पे खर्च करेंगे। 2020 हमने 2.8% खर्च किया, अभी 22 की बात करूं मैं तो 3.1% हम खर्च कर रहे हैं, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने ये टारगेट सेट किया है हम 6% खर्च करेंगे। और ये मोदी गवर्नमेंट ने अभी टारगेट सेट नहीं किया है, ये टारगेट 1968 से चला आ रहा है, फिर 1986 में ये बोला गया था, फिर 2002 में ये बोला गया था, लेकिन अभी तक हम इस टारगेट को पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो इन्हीं कमियों को देखते हुए सरकार ने बोला कि नहीं यार अब बहुत हो गया, हम इसको बढ़ाएंगे, अब तो 6% कर दिया गया। एंड राइट टू एजुकेशन 6 साल से लेके 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन है, लेकिन राइट टू एजुकेशन में क्या कहा गया है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 से लेके 14 ईयर्स के सभी स्टूडेंट्स को मिलेगा। ये हमारा राइट टू एजुकेशन है जो कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर 2002 के अंदर डाल दिया गया था, 86वां संविधान संशोधन 2002 में। अब हमारा राइट टू एजुकेशन बन गया, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने क्या कहा कि नहीं अब 14 साल को हम बढ़ाकर 18 साल कर देंगे, यानी कि क्लास 12 तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन करेंगे। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर तमाम चीज़ों में चेंजेस किया गया, जिससे कि मार्क्स पे जोर ना देकर स्किल पे जोर दिया जाएगा। ओवरऑल जो उनके मार्क्स हैं, रिपोर्ट कार्ड हैं या मार्कशीट है, इस पे ना फोकस करके हम उनकी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे, ताकि बच्चा जब स्कूल के बाहर निकले तो उसके पास अपने कोई स्किल हो, ना कि वो डिग्री लेकर डोलता फिरे, 95 हो 99 हो, स्किल नहीं है तो कोई नहीं पूछेगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है। तो मरियम ने सिंपल यहाँ पे बताया कि एक स्पेशल किसी एक घटना का स्टडी करना, उसके बाद उसको कंक्लूजन निकाल के उसको सॉल्यूशन बताना, यही केस स्टडी है। तो एग्जांपल यहाँ पे क्या हुआ, हमने अपने देश के पूरा एजुकेशन सिस्टम जो रहा है हमारा उसका हमने स्टडी किया, उसके स्टडी करने के बाद उनका जो प्रॉब्लम है वो बताया गया, एंड उसका सॉल्यूशन क्या है, सरकार के द्वारा एक नई पॉलिसी लेकर आई गई। तो इस तरीके से केस स्टडी चीज़ों को समझने में एंड उनका सॉल्यूशन सही से बन सके, इसमें हमारी बहुत हेल्प करता है। एंड इसके बाद हम बात करते हैं कि केस स्टडी विधि की विशेषताएं क्या है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केस स्टडी मेथड। अब हम ये बात करने जा रहे हैं कि केस स्टडी के अंदर ऐसी कौन सी खासियत है जो हमारी बहुत हेल्प करती है। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये घटना का अध्ययन करने के लिए एक गुणात्मक और समय दृष्टिकोण है। अब जो भी हम बात करने जा रहे हैं वो ध्यान रखना है, हमारे माइंड के अंदर ऐसे स्टूडेंट्स होने चाहिए जो फिजिकल डिसेबल्ड कैटेगरी में आते हैं। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स के इन सभी पॉइंट्स को समझने से पहले आप अपने माइंड में ऐसे स्टूडेंट्स को डाल लो जो फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी में होते हैं, जिसको हम पीडब्ल्यूडी अलग अलग नामों से भी जानते हैं। तो केस स्टडी मेथड एजुकेशन में इन्हीं स्टूडेंट्स को स्टडी करने में हमारी हेल्प करता है। क्लियर है? चलिए तो पहला पॉइंट क्या है हमारी खासियत का, यानी विशेषता या कैरेक्टरिस्टिक्स का, घटना का अध्ययन करने। मान लो हम इनके बारे में स्टडी कर रहे हैं तो क्या बताता है, ये घटना का पहले अध्ययन करता है और इनके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं और समय के साथ इनमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, हमें ये समझने में हेल्प करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ अ क्वालिटेटिव एंड होलिस्टिक अप्रोच टू स्टडिंग अ फिनोमिना, यानी कि एक घटना को समझता है
और उनकी क्वालिटीज़ को बताता है। सबसे पहले पॉइंट ये है हमारा। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, यह विधि एक इकाई का गहन विवरण प्रदान करता है, यानी कि जिस भी टॉपिक पे हम स्टडी कर रहे हैं ये उसका हमें गहराई से नॉलेज देता है। केस स्टडी अगर हम फिजिकल डिसेबल के स्टूडेंट पे कर रहे हैं तो इनकी क्या प्रॉब्लम है, इनके लिए सरकार ने क्या अब तक कानून बनाए हुए हैं, ये कानून कहाँ तक इंप्लीमेंट हुए, इन कानूनों का फायदा इन लोगों को पहुंचा भी है या नहीं पहुंचा है। तो इस तरीके से चीजों को गहराई से समझना क्लियर है हमारा। तो केस स्टडी क्या करता है, गहन अध्ययन करने में यानी कि इन डेप्थ डिस्क्रिप्शन देने में हमारी हेल्प करता है। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, समय के साथ डेटा संग्रह के कई स्रोत शामिल हो जाते हैं। मान लो हम बात कर रहे हैं ऐसे लोगों की जो लोकोमोटर कैटेगरी में आते हैं। लोकोमोटर किन्हें कहा जाता है, जो चल नहीं सकते, उनके पैरों में दिक्कत है, मांसपेशियों में दिक्कत है, मसल्स में दिक्कत है, इसी वजह से व्हील चेयर पे चलते हैं। तो ऐसे कैटेगरी लोगों को क्या प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। अब मान लो कि इनको किसी बस पे चढ़ना है तो कैसे चढ़ेंगे। ये कई राज्यों के अंदर बस पे चढ़ने के लिए वो एक लिफ्ट टाइप में बनाया जाता है, वो भी नहीं बनाया गया है, तो इनको बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इन्हीं प्रॉब्लम को स्टडी करना, उनका सॉल्यूशन बताना, आखिर क्या इनका सॉल्यूशन हो सकता है। तो इसीलिए ये क्या करता है, ये डेटा संग्रह करता है कि भारत के किस राज्यों के अंदर या दुनिया भर के किस देशों के अंदर ऐसे लोगों को ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। तो मैं आपको एग्जांपल दे के बता रहा हूँ ताकि ये समझ में आ जाए कि डेटा कलेक्शन किन किन सेक्टर के अंदर इन लोगों के लिए यूज किया जाता है। तो ऐसे ही सभी लोगों के लिए यूज किया जाता है डेटा कलेक्शन में, ताकि गवर्नमेंट उनके लिए बेहतर कर पाए। एंड फोर्थ हमारा फीचर क्या है, सर्वव्यापी अनुसंधान विधि, यानी कि जब भी केस स्टडी किया जाता है तो इसमें जो रिसर्च का मेथड अपनाया जाता है केस स्टडी के लिए वो क्या होता है, वो सर्वव्यापी होता है। यानी कि सिर्फ एक सेक्टर को कवर नहीं किया जाता बल्कि सभी सेक्टर को देखा जाता है। अगर इस जगह पे लोगों की कंडीशन ये है तो इस जगह पे लोगों की कंडीशन क्या होगी, अगर इस जगह पे ऐसी है तो इस जगह पे कैसी होगी। इन सभी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद फाइनली एक लॉज बनाया जाता है, ये पॉलिसीज बनाई जाती है, ताकि ये देखते हुए कि इनको जो दिक्कत है क्या इनको भी दिक्कत चल रही है, क्या इनको भी दिक्कत है या सिर्फ इनको ये दिक्कत है, ताकि लॉज सही से बन पाए, पॉलिसीज सही से बन पाए। तो केस स्टडी हमें ये समझने में हेल्प करता है। एंड फिफ्थ पॉइंट क्या है, पृष्ठभूमि की व्याख्या। ये क्या करता है, इनके बैकग्राउंड को भी एक्सप्लेन करता है। तो आखिर इनके साथ ऐसी घटना हुई थी तो क्यों हुई थी, मेन रीजन क्या था। तो केस स्टडी ये समझने में भी हमारी हेल्प करता है। अब हम समझते हैं अपना सिक्स्थ पॉइंट, यानी कि यह कारक कारकों के पारस्परिक अंत संबंधों की जांच करता है। यानी कि इनके साथ कौन सी घटना किस कारण से हुई थी और ये आज किन किन चीजों से अफेक्टेड है, यानी कि ऐसी कौन सी सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज हैं जो इनको नहीं मिल रही है, ये आज तक उनसे वंचित हैं। अब मान लो कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो फिजिकल डिसेबल कैटेगरी में आता है, अब उनको सोसाइटी के द्वारा भी ये कोसा जाना कि तुमने पक्का कोई ऐसे कुकर्म करेंगे पिछले जन्म के अंदर, इसलिए तेरे को आज भगवान ने ऐसा बना दिया है। तो सोसाइटी में कुछ लोग जब ऐसा कह देते हैं तो कहीं ना कहीं दुख तो होता है यार, है? जैसे हमें जीने का अधिकार है, बिल्कुल इनको भी ऐसे ही जीने का अधिकार है। अब इनके साथ जो प्रॉब्लम है हमें उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें इग्नोर करने की बजाय इनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। आई होप आप टॉपिक को समझ रहे होंगे मैं कहना यहाँ पे क्या चाह रहा हूँ, यानी कि किन किन कारणों से इनके साथ ये घटना हुई है और किन फैक्टर से ये अफेक्टेड है, यानी इनको किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। केस स्टडी यही समझ के हमें बताता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, अप्रत्यक्ष और अमूर्त दृष्टिकोण। देखिए केस स्टडी में टोटली प्रैक्टिकली बातें की जाती है, इसके अंदर अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट नहीं बल्कि डायरेक्ट चीजों को देखकर, समझकर, पढ़कर, वहां पे जाकर समझा जाता है। यानी कि इसके अंदर कल्पनाओं को या सिर्फ मान के चलने से काम नहीं चलता, इसलिए इसके अंदर प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से जो दिख रहा है, जो दिक्कत आ रही है लोगों को, उसका स्टडी करके बताया जाता है। तो इसी को हम केस स्टडी कहते हैं। तो केस स्टडी की ये सारी थी विशेषताएं, फीचर्स। अब हम बात करते हैं इनके लाभ क्या है, यानी कि इनके बेनिफिट्स क्या है या एडवांटेज क्या है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, यह विधि वैचारिक स्पष्टता में मदद करता है। हमारे विचारों के अंदर ये क्लैरिटी लाता है ताकि ऐसे लोगों को हम मदद कर सके। यानी कि जब क्लैरिटी मन में नहीं होगी तो हम कैसे काम करेंगे, माइंड के अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन वाली भावना नहीं होनी चाहिए। एंड जब हम इनका केस स्टडी करके समझ लेते हैं तो अंदर खुद फीलिंग आती है इनके प्रति रिस्पेक्ट की, क्योंकि लाइफ में जो अपने स्ट्रगल कर रहे होते हैं और इसके बावजूद भी ये बहुत बड़ा उखाड़ रहे होते हैं लाइफ के अंदर, बहुत बहुत मेहनती होते हैं ऐसे लोग, और कहीं ना कहीं इनके पास अलग टैलेंट भी होता है। उसको समझकर इनके प्रति जो रिस्पेक्ट है वो और बढ़ जाती है ताकि हम इनके लिए और बेहतर कर पाए। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा बेनिफिट का। सेकंड पॉइंट क्या है, जटिलताओं की जांच करना, यानी कि ये इन्वेस्टिगेशन करना, ये चीज़ जांच करना कि रिसोर्सेज इनके पास एक्सेस है या नहीं है, कहीं इन एक्सेसिबिलिटी का शिकार तो नहीं है। इन एक्सेसिबिलिटी का मतलब कि रिसोर्सेज की पहुंच इनके पास नहीं है, यानी कि उन रिसोर्सेज से ये वंचित है या वो रिसोर्सेज इनके पास नहीं पहुंच पा रहा है जो इनको एक टाइम के लिए चाहिए। तो उनका भी स्टडी करके ये हमें बताता है। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, नए सिद्धांतों के निर्माण, अवधारणाओं को विकसित करता है। यानी कि जो फिजिकल डिसेबल कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए अलग अलग थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट को डेवलप करना ताकि हम चीज़ों को बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट कर सके, उनके लाइफ के अंदर जो कमियां हैं वो उनको महसूस ना हो,
वो भी अपने आप को हमसे अटैच करके ही महसूस करे, कभी भी उनको ये फील ना हो कि वो हमसे अलग है, या हम जैसे इंसान को फील ना हो जिनके नॉर्मली दोनों हाथ पैर सब कुछ सही है, उनको भी ये फील ना हो कि यार वो तो हमसे अलग हैं। यानी कि इमोशनली अटैचमेंट हमारे अंदर होना चाहिए। अलग अलग थ्योरीज बनती है जो उनको समझने में हमें हेल्प करती है। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है, एक कारक दूसरे को कैसे प्रभावित करता है। मान लो सोसाइटी के अंदर जिस जगह पे ये लोग रहते हैं उस जगह पे ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो इनको अफेक्ट करती है, एंड इनके साथ दूसरे को रिलेशन कैसा होता है, एंड दूसरे लोग कैसे इनके साथ व्यवहार ट्रीट करते हैं। तो ये समझने में हमारी केस स्टडी हेल्प करता है। एंड फिफ्थ पॉइंट क्या है, जटिलताओं को पहचानने, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि जो इनके साथ प्रॉब्लम है उनको पहचानने, एंड समय और स्थान के साथ प्रक्रियाओं का पता लगाने की क्षमता देता है हमें। यानी कि टाइम के साथ हम ये समझ पाए कि इनको क्या प्रॉब्लम है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है इनके लाइफ के अंदर, आखिर हम वो समझ के कहीं ना कहीं इनके लाइफ को भी ईजी बना सके। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, यह एक पूर्ण अनुसंधान टीम के बिना एक ही रिसर्चर के द्वारा किया जा सकता है। अब इसके लिए पूरी कम्युनिटी नहीं भी होगी तो एक बंदा भी इनके ऊपर रिसर्च कर सकता है। मेरी आज एक स्टूडेंट है, वो इनके लिए काम करती है, जैसे कि ऐसे स्टूडेंट को पढ़ाने जाती है तो वो बताती है मुझे कि इनको क्या प्रॉब्लम आता है। जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं कि जिनको डायलेक्सिया होता है, मान लो कुछ ऐसे बच्चे जिनको चीज़ें समझ में नहीं आ पाती जल्दी, तो उनको समझाना, एंड उनके पास अलग अलग बच्चे होते हैं, मान लो जो देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, है ना, जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, तो मुझे वो बताती है किस तरीके से मैं उनको पढ़ा पाती हूँ। कई लोग तो चीज़ों को समझ नहीं पाते, तो मैं पेशेंस रह के मैं उनके जैसा ही बन के उनको समझाती हूँ ताकि उनको लगे कि मैं उनमें से एक हूँ। अब मान लो जिसको मेंटली कोई प्रॉब्लम है वो तो कुछ ऐसी हरकतें करेगा जिससे कि आप इरिटेट हो जाओगे। अगर आप इरिटेट होगे तो आप कैसे उनके साथ सही से व्यवहार कर पाओगे। ऐसे ही उनके जैसा बनकर समझाने से उनको ये फील होता है कि हाँ भाई मुझे कोई समझने वाला है। तो वो मुझे बताती है कि हम अलग अलग स्टूडेंट के ऊपर केस स्टडी करते हैं और उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एनजीओस या गवर्नमेंट के द्वारा करवाते हैं। भाई मुझे भी लगा भाई चलो यार ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि इसमें पूरे ग्रुप की जरूरत नहीं पड़ती, एक इंसान भी केस स्टडी कर सकता है। इसका ये फायदा है। डेटा संग्रहण यानी कि डेटा कलेक्शन के लिए कई उपकरण का उपयोग करना पड़ता है इसके अंदर, और ये उपकरण, ये टूल्स हमें चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझने में हेल्प करते हैं। मान लो ऐसे कितने लोग हैं जो लोकोमोटर कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जो चल नहीं पाते, एंड ऐसे कितने लोग हैं जो ब्लाइंड है हमारे देश के अंदर, या ऐसे कितने लोग हैं जो बधिर यानी जो सुन नहीं पाते, कितने लोग हैं ये, एंड जो बोल नहीं पाते, ऐसे कितने लोग हैं। तो अलग अलग कैटेगरीज के लोगों का डेटा कलेक्शन करना, उनकी प्रॉब्लम को बताना, एंड उनकी प्रॉब्लम्स को डेप्थ तरीके से एनालाइज करके डेटा कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना। तो अलग अलग कैटेगरीज के लोगों का डेटा कलेक्शन करने के लिए जो टूल्स अपनाया जाता है, जैसे कि इंटरनेट हो गया, ट्रैवलिंग के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए अलग जो टूल्स अपनाया जाता है, वो चीज़ों को बहुत आसान कर देती है। एंड अब तो काफ़ी सारे ऐसे टूल्स आ गए हैं वेस्टर्न कंट्री के अंदर भी जो इनके माइंड को समझने में हमारी हेल्प करती है। तो ऐसे काफ़ी सारे डिवाइसेस एंड मशीन अब आ चुके हैं जो हमारी काफ़ी हेल्प करती है डेटा कलेक्शन में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यह विधि व्यक्तिगत अनुभवों को वास्तविक प्रयोग करने का प्रयास करता है। अगर मान लो किसी इंडिविजुअल के पास उसके कुछ एक्सपीरियंस है तो वो चीज़ों को बेहतर तरीके से बता पाता है कि मैंने इनको करीब से देखा है और इनकी क्या प्रॉब्लम है मैं समझ सकता हूँ। जैसे कि दोस्त मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मेरे चाचा जी जो कि ब्लाइंड है, वो देख नहीं पाते, लेकिन फिर भी उनकी जो प्रॉब्लम है मैं समझ पाता हूँ। जैसे कभी वो आते हैं नौकरी से, देखो क्या होता है कि वो छड़ी से चलते हैं अभी भी, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि मान लो कभी कभार कोई मान लो चल रहे हैं, वो कुछ सामान आ गया बीच में टकरा गए तो उनके पाँव में लग जाता है, कई बार घुटने फूट जाते हैं भाई, खून निकल जाता है। तो जब भी वो घर में आते हैं तो वो बताते तो कुछ है नहीं यार, कौन बताएगा घर वालों को, वो सोचते हैं क्या ही बताएं यार, घर वाले टेंशन में हो जाएंगे, वो बताते नहीं। तो जब भी मैं उनके पैर दबाने के लिए उनके कपड़े ऊपर करता हूँ तो उसी टाइम दिखता है कि लो भाई क्या कर रखा है ये। तो उनके घुटने कहीं ना कहीं आसपास से कहीं ना कहीं फूटे रहते हैं, 1-2 दिन 4 दिन में कहीं ना कहीं टकरा ही जाते हैं वो। तो सोसाइटी के अंदर मानवता तो अभी इतनी है कि लोग सड़क भी पार करवा देते हैं, लेकिन मान लो जब कोई ऐसी घटना होने जा रही है तो कब कौन आएगा भाई बचाने के लिए, या कब कोई देख रहा हो जो भाई यहाँ साइड कर दे, यही दिक्कत आती है। तो ऐसे लोगों को जो प्रॉब्लम आती है उनके साथ रहने वाला उनको बेहतरीन तरीके से समझ सकता है, यानी जो डेटा कलेक्शन में जो अपने अनुभव है उसको भी शामिल कर सकता है। एंड इसके बाद देखते हैं इसकी कमियाँ क्या है। देखो सबसे बड़ी कमी यही है कि इसमें निष्पक्षता होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मान लो जब भी हम ऐसे बच्चों की स्टडी कर रहे हैं तो इसके अंदर जो स्टडी करने वाला है वो अपने अनुभव के अंदर 2-4 बातें जोड़ के शामिल कर दे। ऐसे में जो प्योर डाटा है या जो हम डेटा कलेक्शन कर रहे हैं वो हम कुछ ही बच्चों के आधार पे कर रहे हैं, सभी बच्चों को शामिल नहीं कर रहे। तो ऐसे में हम कुछ ही बच्चों के आधार पे सभी का माइंडसेट कैसे समझ सकते हैं। अब मान लो देश में कुछ सर्वे कराया जाना है तो कुछ ही लोगों के आधार पे सभी का एक अनुमान लगाया जाता है, जो कि कभी कभार गलत भी हो सकता है। इसलिए कहा जाता है इसमें कोई निष्पक्षता नहीं भी हो सकता है। एंड सबसे बड़ी बात इसमें समय बहुत लगता है। किसी भी टॉपिक को रिसर्च करना इतना आसान नहीं होता, वो टाइम मांगता है। 2 दिन 4 दिन, महीना 2 महीना, कभी कभार साल 2 साल भी लग जाते हैं।
टॉपिक रिसर्च करना है भाई, तभी तो चीज़ें कर पाएंगे हम। इसका उपयोग केवल सीमित लोगों पर ही किया जा सकता है। सीमित लोग यानी कि ऐसे कैटेगरी वाले लोगों को ही इसमें शामिल किया जाता है। केस स्टडी मेथड के अंदर एजुकेशन में हम यही पढ़ते हैं। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें गहराई तो हो सकती है, लेकिन अनिवार्य रूप से इस अध्ययन में विस्तार का अभाव है। यानी कि हम डीपली स्टडी तो करते हैं, लेकिन कई सारे सेक्टर फिर भी छूट जाते हैं। सोसाइटी तो काफ़ी बड़ी है, डीपली स्टडी कर लेने से और भी सेक्टर के लोग छूट जाते हैं, इसमें काफ़ी कैटेगरी इसमें लोग आते हैं। एंड इसके बाद क्या, शोधकर्ता जो केस स्टडी कर रहा है वो भी पूर्वाग्रह है। पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है, यानी कि वो चीज़ों को पहले से ही सोचकर, यानी वो अपने माइंड में ऐसे लोगों के प्रति चीज़ें पहले से ही सोच लेता है। एंड चीज़ों को पहले से सोच के ही जब वो कोई केस स्टडी करता है तो कहीं ना कहीं चीज़ें सही से नहीं हो पाएगी। तो पूर्वाग्रह से हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए, यानी कि जो हमारे मन में जो इनके प्रति परसेप्शन है वो नेगेटिव ना हो, तभी हम केस स्टडी बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रिसर्चर के मन में ही परसेप्शन नेगेटिव हो जाता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इस अध्ययन में जानकारी की कमी की भी संभावना होती है। कभी कभार जानकारी पूरी नहीं मिलती, जिसके वजह से जो डेटा कलेक्शन हुआ है वो अधूरा रह जाता है और पॉलिसीज नहीं बन पाती है। क्योंकि कई बार माता पिता और रिश्तेदार केस या व्यक्ति की कमजोरी का उल्लेख करना पसंद नहीं करते हैं। मान लो कि किसी फैमिली या किसी ग्रुप या संगठन या किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का स्टडी कर रहे हैं हम, केस स्टडी, और किसी फैमिली जाके उनके बारे में पूछते हैं हम, तो कई बार तो घर वाले बताते ही नहीं, नहीं भाई बता दो इसको ये दिक्कत, तो शादी में दिक्कत आ जाएगी। तो कई बार तो फैमिली तक छुपा लेते हैं, इसलिए कभी कभार डेटा कलेक्शन सही से नहीं हो पाता। इसकी ये सबसे बड़ी कमी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इस विधि में परिणाम सामान्यकरण करने योग्य नहीं हो सकता। यानी कि जो रिजल्ट निकल कर आता है कभी कभार वो सभी लोगों पे एक साथ इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, जिसको हम जनरलाइजेशन यानी कि सामान्यकरण कहते हैं। सभी लोगों की जो नीड्स है वो अलग अलग होती है, तो उनके नीड्स के अकॉर्डिंग ही पॉलिसीज़ और ज़रूरतें के अकॉर्डिंग ही उनकी जो नियम है वो बनाया जाना चाहिए। तो इसलिए सभी लोगों पे एक जैसी पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती, सबके लिए अलग अलग होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत के अंदर या दुनिया के किसी भी देश के अंदर केस स्टडी का मेथड बहुत ज़्यादा ही फेमस है, और आज भी इसका एजुकेशन, बिजनेस, मेडिकल और डिफेंस यानी सिक्योरिटी में यूज़ किया जाता है। लेकिन टॉपिक हमारा एजुकेशन का था, जो कि था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल मनोविज्ञान पर केस स्टडी का क्या योगदान है, यानी कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ केस स्टडी ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी। आपको साइकोलॉजी के बारे में बताना है, जिसके अंदर वाल वर्ड जोड़ा गया है। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि एक बच्चे के विकास और उसके व्यवहार को स्टडी करना। यानी कि आप कह सकते हो कि एक छोटा सा बच्चा है, अब वो चाहे 10 साल का हो या 8 साल का हो, उसके स्टार्टिंग से लेकर उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, किन किन एटमॉस्फेयर के बीच में हुआ है, और उसका बिहेवियर कैसा है, इन सभी चीज़ों को स्टडी करके बताना। एंड एक स्कूल जाने बच्चे की शारीरिक, संवेदनात्मक, संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास किस तरीके से होता है। शारीरिक मतलब कि कैसे वो छोटा है, फिर कैसे वो बड़ा हो पाया, एंड कौन कौन से उसके अंदर बदलाव आया। अब वो चाहे गर्ल हो या एक बॉय हो, कैसे उनमें बदलाव आए, कुछ शारीरिक संरचनाओं में है ना, फिजिकल स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आ जाते हैं। संवेदनात्मक, हमारी जो फीलिंग्स होती है उसमें भी चेंज आती है, हमारे सोच में भी, संज्ञानात्मक में, एंड सामाजिक विकास होता है। यानी इस प्रकार कहा जा सकता है कि चाइल्ड साइकोलॉजी also includes the study of educational psychology, which studies the physical, emotional, cognitive and social development of social age children। यानी कि सोसाइटी में रहने वाले वो सभी बच्चे जो एक स्कूल जाते हैं, एजुकेशन लेते हैं, बट उनका बिहेवियर और उनका डेवलपमेंट जो हमें बताता है किस तरीके से होता है, किसके आधार पे, उनके एज, जेंडर, उनका रेशियल, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी इंटेलिजेंसी यानी बुद्धिमत्ता, और उनके सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन को स्टडी करने के बाद उसी को कहा जाता है बाल मनोविज्ञान, यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी। आपको समझ में आ गया, जो कि एक बच्चे की बिहेवियर को स्टडी करता है, उसके डेवलपमेंट को बताता है, इसी को कहते हैं हम चाइल्ड साइकोलॉजी। क्लियर है यहाँ पे। चलिए इसके बाद कुछ इसके फीचर्स हैं। सबसे पहला क्या है, देखो चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता हूँ, ये पेशेवर यानी कि कुछ प्रोफेशनल के अंदर भी यूज किया जाता है, मेडिकल्स के अंदर भी, एंड कुछ ऐसे लोग जो कम एज में ही कुछ अपराध कर दे, कोई क्राइम कर दे, उनको भी समझने के लिए चाइल्ड साइकोलॉजी का भी यूज किया जाता है कि उसने किस कारण से इन घटनाओं को अंजाम दिया है। एंड इसके बाद क्या है, प्रगति के मूल्यांकन के लिए, यानी कि केस स्टडीज आर एन इम्पोर्टेंट मेथड फॉर इवैल्यूएटिंग प्रोग्रेस। यानी कि ये क्या करता है, एक बच्चों के बिहेवियर का इवैल्यूएशन करता है कि क्या सही है, क्या गलत है, उसमें क्या सुधार किया जा सकता है। यानी कि कभी कभार क्या होता है कि बच्चों को बुरी आदतें लग जाती है, उन बुरी आदतों का छुटकारा क्या है, अगर ये आदतें लग गई है, ये हैबिट्स बन गई है, तो क्यों बनी है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो चाइल्ड साइकोलॉजी हमें इसके बारे में बताता है। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, अलग अलग परिवारों, कक्षाओं, स्कूलों और समुदायों में रहने वाले बच्चों
के प्रति अलग अलग व्यवहार होता है। मान लो कि आप स्लम एरिया में रहते हो तो आपकी बिहेवियर अलग होगा, बोल चाल कल्चर बिल्कुल अलग होगा। अब कोई अपार्टमेंट में रहता है, कोई फ्लैट्स में रहता है ना, तो जिस जगह पे हम रहते हैं हमारा एटमॉस्फेयर हमें काफ़ी प्रभावित यानी कि अफेक्टेड करता है। यानी कि इसलिए द एग्जिस्टिंग ग्रुप पैटर्न्स इन इंडिविजुअल फैमिलीज, क्लासेस, स्कूल्स, कम्युनिटीज़ क्या करती है, इफेक्ट करती है एक बच्चे को। इसलिए चाइल्ड साइकोलॉजी हमें बताता है और समझने में हमारी हेल्प करता है ये। एंड व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को निर्देश के उद्देश्य से एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स के तहत एक बच्चे के अंदर एक वोकेशनल यानी कि बिजनेस पर्पस या बिजनेस माइंडसेट को डेवलप करने के लिए केस स्टडीज़ की जाती है। और ये केस स्टडीज़ बताते हैं हमें कि किस तरीके से एक बच्चे के अंदर वो स्किल जिसकी ज़रूरत है टाइम के अकॉर्डिंग वो डेवलप किया जाए। तो चाइल्ड साइकोलॉजी ये समझने में हमारी हेल्प करता है केस स्टडी के द्वारा, जो कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा। एंड फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा, ये क्वांटिटी को देखता है, यानी कुछ डेटा कलेक्शन करता है, उसके बाद उन प्रॉब्लम्स या उनके सॉल्यूशन की बात करता है। जैसे मान लो कि भारत के अंदर कुछ जुड़वे बच्चे हुए, उन जुड़वे बच्चों के साथ कौन सी प्रॉब्लम्स है, उनकी फीलिंग्स क्या है एंड उनका बिहेवियर क्या है। तो चाइल्ड साइकोलॉजी इन चीज़ों को समझने में हमारी हेल्प करता है। एंड सिक्स पॉइंट क्या है, ये ऐसे ऐसे केस स्टडीज करता है और रिपोर्ट देता है जिससे कि बाल मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर हेल्प मिलती है। अब हमें किसी की बिहेवियर को समझना है, अब वो चाहे फिजिकल डिसेबल स्टूडेंट हो या कोई ऐसे स्लम एरिया में रह रहा हो या किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में रह रहा हो जहाँ पे उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, तो वो प्रॉब्लम्स कौन सी है, आखिर क्यों उसको ये सामना करना पड़ रहा है। अब मान लो कोई गाँव देहात के अंदर बच्चा है, वो फिजिकल डिसेबल है और उसके पास ट्रांसपोर्ट की भी व्यवस्था नहीं है, तो वो कैसे आगे पहुँच पाएगा, वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा पाएगा, यही मेन प्रॉब्लम है। और एक जगह की जो एटमॉस्फेयर है इसका चाइल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये हमें बाल मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी केस स्टडीज़ के द्वारा रिपोर्ट तैयार करके हेल्प करती है, यानी कि बताती है, जिससे कि सोशल चेंजेस इजीली किया जा सके। क्लियर है यहाँ पे। तो मैंने सारे पॉइंट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में हाईलाइट्स किए हैं, आप चीज़ों को बना के इजीली लिख सकते हो। देखिए, बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में शोधकर्ताओं यानी कि जो रिसर्चर है वो बच्चे हो या किशोर हो, यानी कि कोई छोटा बच्चा हो या वो अडल्ट हो, उन सभी के बिहेवियर को स्टडी करके एक ऐसा आउटकम निकालता है जिससे कि उनकी मेन प्रॉब्लम्स या जो कह सकते हो कि जो गहन चिंतन है ना, जो चेंज करने की ज़रूरत है, हम वो इजीली और टाइम पे कर सके। तो ये हमारी काफ़ी हेल्प करता है। ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनसंचार तथा बच्चे की शिक्षा पर इसके प्रभाव को रेखांकित कीजिए। आपको ये बताना कि जनसंचार यानी कि मास कम्युनिकेशन जो है, इसका बच्चों की एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। बहुत इजी क्वेश्चन है। जनसंचार मतलब जो मास कम्युनिकेशन है। आज इस इंटरनेट के दौर में चाहे कंप्यूटर हो गया, रेडियो हो गया एंड प्रिंटेड जो भी मटेरियल हो गए, वो कहीं ना कहीं आज हमारी एजुकेशन में उसको कंप्लीट करने में बहुत हेल्प करती है। आज चाहे बात ऑनलाइन क्लासेस की हो, लाइव क्लासेस की हो, कहीं ना कहीं मास कम्युनिकेशन यानी कह सकते हो कि जनसंचार ने बहुत बड़ी क्रांति ला दी है। तो आपको इसी क्वेश्चन में बताना है कि बच्चों की शिक्षा पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है इसका। ठीक है, चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं। तो शैक्षिक संप्रेषण के भौतिक साधनों को जनसंचार कहा जाता है। यानी कि जब हम किसी भी ऐसे रिसोर्सेज को जब हम एजुकेशन में यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, शैक्षिक संप्रेषण। शैक्षिक संप्रेषण का मतलब क्या होता है, यानी कि एक ऐसा संप्रेषण जिसको हम एजुकेशनल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब वो चाहे लाइव क्लासेस के लिए पैनल्स हो, कंप्यूटर हो या कोई एप्लीकेशन हो या रेडियो हो, चाहे रिसोर्सेज जो भी हो, यानी कि हम एक जगह पर रहकर बहुत बड़े ऑडियंस को या काफ़ी सारे बच्चों को एक ही बार में एजुकेशन दे रहे हो, तो मनुष्य अपने विचारों का इसमें आदान प्रदान करता है। अब एक जगह पर रहकर आप मेरी वीडियोस को देख पा रहे हो अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं मास कम्युनिकेशन का ही एक जरिया है। तो जब संप्रेषण संचार के माध्यम से होता है उसे ही मास मीडिया यानी कि मास कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। जन मतलब क्या होता है, लोग, हम सब लोग। संचार का मतलब क्या होता है, आदान प्रदान, यानी कि जब हम अपनी सूचनाओं को, अपने थॉट्स को एक दूसरे में आदान प्रदान करते हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, लेन देन करते हैं, या कोई बताता है, बताने का तरीका जो है वो ऑनलाइन होना चाहिए। अब वो चाहे लाइव क्लासेस के दौरान हो, अब वो चाहे वो रेडियो पे हो या किसी टेलीविज़न पे हो, बट वो ऑनलाइन होना चाहिए। यानी कि एक ऐसे माध्यम से होना चाहिए जिसमें हम फिजिकली एक जगह पे प्रेजेंट नहीं होते सारे के सारे, बस हम एक जगह पे बोल रहे होते, पूरी जनता उसको सुन रही होती है। इसको कहा जाता है जनसंचार। क्लियर है यहाँ पे। इन साधनों के माध्यम से एक समय में हम अनगिनत व्यक्तियों के साथ कम्युनिकेशन
कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कम्युनिकेशन का मतलब होता क्या है। चलिए अब मैं आपको इसको बताने वाला हूँ अपने नोट्स के द्वारा। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, इधर मैंने हिंदी मीडियम में खोल रखा है PDF और इधर इंग्लिश मीडियम में। तो जो जिसके पास मीडियम है प्लीज़ इसको देखते रहना। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो इंट्रोडक्शन है हम पहले ये समझते हैं। इंट्रोडक्शन आपको अपने आंसर में लिखना होता है, लिखना भूल मत जाना, पहले बता रहा हूँ मैं, ठीक है, वरना आपके मार्क्स काट ले जाते हैं। देखिए, प्रभावशाली शिक्षा एवं शिक्षण के लिए एक जनसंचार माध्यम होना बहुत जरूरी है ताकि शैक्षणिक संप्रेषण हो सके, जिसमें चाहे छपी हुई पुस्तक हो या कंप्यूटर हो, कोई स्लाइड्स हो, टेप हो, फिल्म हो, रेडियो हो, ये सारे जनसंचार के साधन के रूप में आते हैं। जब संप्रेषण व्यक्तियों में आमने सामने होता है तो हम अपने इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, यानी कि हम आँख, मुंह, अपने बॉडी लैंग्वेज, इन सब का यूज़ कर रहे होते हैं उसमें, और हम बोल रहे होते हैं, सामने वाला सुन रहा होता है। तो ये डायरेक्ट संप्रेषण यानी कि डायरेक्ट ये हो जाता है कम्युनिकेशन। लेकिन जब हम एक दूसरे से दूर होते हैं तब हम बात कर रहे होते हैं, या एजुकेशन के अंदर एक टीचर अपने स्टूडेंट को ऑनलाइन तरीके से पढ़ा रहा होता है, तब हम उसको मास मीडिया यानी कि मास कम्युनिकेशन के अंदर रखते हैं। चाहे अपनी हम कोई बुक छाप कर लोगों को भेज दे, रेडियो के द्वारा हम अपने नॉलेज को आगे तक पहुंचा दे, क्योंकि आज तो इंटरनेट सब जगह एक्सेस हो चुका है, लेकिन पहले तो सब कुछ रेडियो हुआ करता था। सरकार भी रेडियो यूज़ किया करती थी, आकाशवाणी, सबके पास तो ये सब हुआ नहीं करता था भाई। तो पहले रेडियो ही सबके घर में रहना बहुत बड़ी बात थी यार, ठीक है, जो कि सुनने और बोलने का साधन हुआ करता था, जैसे कि दूरदर्शन वगैरह, टेलीविजन हो गए, इन सबको जनसंचार के माध्यम के रूप में जाना जाता था। तो इधर जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वो इधर देखते रहे, दोनों ही मीडियम में जो मैंने इधर लिखा है वो एज इट इज सेम है, वो ठीक है, कोई डिफरेंट इसमें नहीं है। इन साधनों के माध्यम से हम एक टाइम में अनगिनत व्यक्तियों के साथ जुड़ सकते हैं, ये हमने देखा अभी। चलिए अब हम पहले ये समझते हैं कि शिक्षा के अंदर इन माध्यम को क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा क्या गया हमसे ये पूछा गया जनसंचार का शिक्षा के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको एजुकेशन के अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ता है मास कम्युनिकेशन का, ये बताना है। तो चलिए हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले बात करनी है हमें रेडियो से, क्योंकि इस रेडियो से ही स्टार्टिंग हुई थी। पहले तो था नहीं भाई सबके घर में कंप्यूटर हो या बड़े बड़े LED पैनल्स हो, ये तो होता नहीं था। पहले रेडियो के द्वारा ही एजुकेशनल वर्क भी कंप्लीट किया जाता था। तो कैसे, चलिए देखते हैं हम। देखो, आधुनिक संचार के रूप में रेडियो को ही माना जाता है। भारत में 99% लोगों के घर में रेडियो हुआ करता था। ये बात चल रही है 1980 के टाइम की, 1990 के दौर की, उस टाइम की बात है ये, ठीक है। देखो, इटली का एक निवासी था जी मार्कोनी, 19th सेंचुरी के अंदर इसने रेडियो का आविष्कार किया था, और इसी रेडियो की वजह से दुनिया भर के अंदर लोगों को अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाने में काफ़ी हेल्प मिली। और सबसे बड़ी बात है, रेडियो के प्रयोग से एक कुशल और प्रभावशाली शिक्षक यानी कि एक ऐसा एजुकेटर अपनी बातों को उन तक पहुंचा सकता था। रेडियो के आने से पहले एक क्लासरूम के अंदर 40 to 60 बच्चे बैठ पाते थे। ऐसे में सिर्फ 40 to 60 बच्चे ही सुन पाएंगे बात, लेकिन रेडियो के आ जाने की वजह से अब कहीं ना कहीं एक इंसान के विचार दुनिया भर के अंदर पहुंच जाती थी। तो यहीं से रेडियो का प्रसारण हुआ, जिसमें विद्यार्थियों में शब्दों के प्रयोग, एकाग्रता यानी कि उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ता है, चीज़ों को गहराई से समझते हैं, और इस तरीके से उनके अंदर एक अपने आप में क्रेजनेस आता है कि भाई हमें और सीखना है, क्योंकि एक नया तरीका उनके सामने इंट्रोड्यूस हुआ है। तो कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर एक नई फीलिंग आएगी कि हमें इसके अंदर इंटरेस्ट आ रहा है, और यही इंटरेस्ट एक बच्चे को रेडियो के प्रति ज़्यादा मतलब लगाव पैदा करती है। रेडियो के माध्यम से ही विद्यार्थियों के विद्यालय के साथ साथ नॉन एजुकेशनल वर्क के अंदर भी रेडियो का यूज़ किया जाने लग गया। लेकिन रेडियो का एजुकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए इसको शैक्षिक रेडियो के नाम से जाना जाता था, यानी कि एजुकेशनल रेडियो इसको भी कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, शैक्षिक दूरदर्शन यानी कि एजुकेशनल टेलीविजन। इसका मतलब क्या होता है, अब जो चीज रेडियो पे बताया जा रहा है अब उसी चीज को टेलीविजन पे बताया जाने लग गया जब टेलीविजन का आविष्कार हो गया। तो दूरसंचार सेवाओं और दूरदर्शन सेवाओं के कारण ये संभव हो पाया। तो समय काल के साथ ही इसके अंदर डेवलपमेंट हुआ। दुनिया भर के अंदर एक थॉट्स आसानी से दूसरे देश से पहुंच जाती है, यानी कह सकते हो कि दुनिया अब क्या बन गई है, एक गाँव बन गई है, एक विलेज बन गई है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस खत्म हो गया। अब आज दुनिया भर की जानकारी आप अपने घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं अपने टेलीविजन के द्वारा। और आज तो और ज़्यादा हो गया क्योंकि आज ग्लोबलाइजेशन चल रहे हैं, और इस ग्लोबलाइजेशन के दौर के अंदर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, इसने चीज़ों को और आसान बना दिया, दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो शैक्षणिक दूरदर्शन खोले गए जिसमें एजुकेशनल जो चैनल्स हैं उनको बनाए गए, और एजुकेशनल चैनल्स के तहत लोगों को एजुकेशन देने की इसमें बात की जाती है। यदि व्यक्ति विश्व के एक कोने से दूसरे कोने में जाए तो कुछ ही घंटे में पहुँच सकता है। यदि वह विश्व के किसी भी अन्य भाग में उपस्थित अपने मित्र या किसी भी फ्रेंड से वह बात करना चाहे तो चुटकी में कर सकता है। सेम इसी तरीके से अगर कोई एक टीचर या कोई भी एक स्टूडेंट एजुकेशन ऑनलाइन लेना चाहे तो वो भी कर सकता है। यानी कह सकते हो कि शिक्षा के क्षेत्र में
इसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है और इस तरीके से वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में दूरदर्शन अपना पूर्ण योगदान दे रहा है। आज भी गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे एजुकेशनल चैनल चलाए जाते हैं, जैसे कि स्वयं प्रभा हो गया एंड जैसे दूरदर्शन हो गया, उस पर भी काफी सारे प्रोग्राम्स वगैरह आते हैं। एंड जो संसद टीवी है उसके ऊपर भी काफी सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स आते हैं, जो आजकल की हमारी जो मीडिया उनसे लाख गुना बेहतर होता है। अब जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं उनको पता होगा इसके बारे में। एंड इस तरीके से दूरदर्शन को शैक्षिक कार्य क्षेत्र में कार्य करने के कारण शैक्षिक दूरदर्शन भी कहा जाता है। यानी कि इन दूरदर्शन यानी कि ये जो टेलीविजन है, इन पे जो चैनल चलाए जाते हैं, इनका वर्क एजुकेशनल होता है, इसलिए इनको एजुकेशनल टेलीविजन के नाम से जाना जाता है। तो आधुनिक टाइम पे, आज के टाइम पे काफ़ी इसका चलन हो चुका है और दुनिया भर के अंदर कई सारे ऐसे गवर्नमेंट चैनल्स भी निकाले गए हैं जिसपे स्टूडेंट्स टीवी पे भी अपने पाठ्यक्रम या अपने सिलेबस, अपने चैप्टर्स को देख पाते हैं। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि शैक्षणिक दूरदर्शन यानी कि एजुकेशनल टेलीविजन एक ऐसा मीडियम है एजुकेशन प्रोवाइड करने का, जिससे कि एक बच्चा अपने घर पे बैठकर पढ़ाई कर सकता है। उसकी जो बाधाएं हैं कहीं जाने की, ट्रांसपोर्टेशन की, ट्रैवल करने की, वो ख़त्म कर दी है और चीज़ों को और आसान बना दिया गया है। आज अगर कोई भी मान लो कि हैंडीकैप्ड है या कोई भी फिजिकल डिसेबल स्टूडेंट है, वो भी घर बैठ के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है। गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, तो इसलिए इसको एजुकेशनल टेलीविजन का नाम दिया जाता है। एंड इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा बहुमाध्यमी शैक्षिक कार्यक्रम एवं इसका कक्षा में उपयोग, यानी कि मल्टीमीडिया एजुकेशनल प्रोग्राम एंड इट्स यूज इन द क्लासरूम। इसका मतलब क्या है, जैसे कि आज क्लासरूम के अंदर चीज़ों को समझाने के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझ में आ जाए, अलग अलग तरीके से टेक्स्ट का यूज़ किया जाता है। टेक्स्ट का मतलब जो हम लिखते हैं, जो हम राइटिंग करते हैं अपना, एंड ग्राफिक्स का यूज़ किया जाता है, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो, आज इनके माध्यम से चीज़ों को समझाया जाता है। जब भी चीज़ों को हम विजुअल में समझाते हैं तो वो जल्दी समझ में आ जाता है एंड लॉन्ग टर्म तक वो हमारे माइंड में भी रहता है। जैसे कि अगर कोई भी चीज़ अगर पढ़कर या थ्योरेटिकल चीज़ एक बार समझा दिया जाए, एग्जाम्पल नहीं दिया जाए, तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। वहीं अगर आप कोई मूवी देखते हो तो मूवी एक बार देख लो, जिंदगी भर हमें याद रहती है, यानी कि पूरे तरीके से मूवी हम कभी नहीं भूल पाते। क्यों? क्योंकि उसको हमने विजुअल फॉर्म में देखा हुआ है। तो आज यही सेम चीज़ ग्राफिक्स और एनिमेशन का यूज़ करके एजुकेशन को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हो कि मल्टीमीडिया कंप्यूटर ने ही आज ये सारा काम कर दिखाया, जिसके अंदर क्या होता है, स्पीकर, माइक्रोफोन, यानी कि एक डिवाइस से अनेक फायदे ले पाना, इसलिए इसको मल्टीमीडिया कहा जाता है। ठीक है, मल्टीमीडिया कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के रूप में मल्टीमीडिया प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हम CD रोम वगैरह हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से एंटरटेनमेंट के लिए, साथ ही साथ एजुकेशन के लिए आज इनका काफी यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, मल्टीमीडिया प्रोग्राम दो प्रकार के होते हैं। पहला है लीनियर और दूसरा है इंटरएक्टिव प्रोग्राम, जो हमें चीज़ों को एक्सेस करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। और इस तरीके से मल्टीमीडिया की डिजिटल तकनीक ने शिक्षा एवं मनोरंजन के क्षेत्र में क्रांति पैदा कर दी। आज मूवीज या एंड एडवर्टीजमेंट में काफ़ी जो पिक्चर्स इनका यूज़ किया जाता है, तो कहीं ना कहीं मल्टीमीडिया के कारण ये हो पाया। आपने मूवी देखी है जुरासिक पार्क, तो इसके अंदर इन टेक्नोलॉजी का काफ़ी यूज़ किया गया है, जैसे मल्टीमीडिया का, ग्रीन इफेक्ट का यूज़ करके हम चीज़ों को विजुअल फॉर्म में कर देते हैं, पीछे का बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं, तो इनका काफ़ी आज यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से एजुकेशन को आसान बनाने के लिए आज मल्टीमीडिया का यूज़ करना और कंप्यूटर के द्वारा स्मार्ट क्लासेस को बनाना, ताकि एजुकेशन सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए और एजुकेशन का फायदा सभी लोग आसानी से उठा पाए। चलिए हम ये देखते हैं कि मास कम्युनिकेशन का या मास मीडिया का या मल्टीमीडिया का क्या इम्पैक्ट पड़ा है बच्चों के एजुकेशन पे। देखिए, इनके माध्यम से अलग अलग प्रकार के विषयों का ज्ञान हम सजीव रूप में ऐसे दे सकते हैं, जैसे कि मान लो बिल्कुल ही वो सच्चाई में या हमें विजुअल फॉर्म में दिख रहा हो। और जो चीज़ हमसे दूर है, जो चीज़ हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, उनको भी आज हम इंटरनेट का यूज़ करके चीज़ों को आसानी से समझा सकते हैं। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, एंड इन कार्यक्रमों के माध्यम से एक एक बच्चे को अलग अलग विद्वानों का विचार सुनने को मिलता है, यानी कि आज वो अपने कॉन्फ्रेंस के द्वारा या ऑनलाइन तरीके से चीज़ों को आसानी से या किसी भी प्रोग्राम्स को एक्सेस कर सकते हैं और एक क्लासरूम में बैठकर आसानी से समझ सकते हैं। बहुत इजी है, आपको इसको आप पूरे बना कर ले सकते हो, इतना इजी है टॉपिक ये हमारा। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मास कम्युनिकेशन के द्वारा एक बच्चों के अंदर एजुकेशन के प्रति इंटरेस्ट पैदा किया जाता है और ये इंटरेस्ट उनकी योग्यता को ध्यान में रख के पैदा किया जाता है। मान लो किसी का इंटरेस्ट है कुछ हिस्ट्री की स्टोरीज समझने में, उनको सुनना बहुत पसंद है, तो हम उसको एनवायरनमेंट के बारे में क्यों बताएंगे। तो एक क्लासरूम के अंदर उन बच्चों को वही दिखाया जाए या वही सुनाया जाए जिनमें उनका रुचि है, यानी कि जिनमें उनका इंटरेस्ट है, इनकी जो योग्यता है, जो कैपेबिलिटी है, वो भी आगे निकल कर आए। फोर्थ पॉइंट क्या है, इन कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रों के जो अधिगम है, अधिगम मतलब जो उनकी पर्सनैलिटी है, उसको और बेहतर और उसको डेवलप करने की कोशिश की जाती है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, बहुमाध्यमी शैक्षिक कार्यक्रमों में संचार साधनों का प्रयोग संभव हो गया है, यानी कि एक क्लासरूम के अंदर टीचिंग पर्पस के लिए इसका आज काफी इस्तेमाल किया जाता है। एंड सिक्स पॉइंट क्या है हमारा, बहुमाध्यमी कार्यक्रम में शिक्षण सूत्रों का ध्यान रखा जाता है, यानी कहा जा सकता है कि चीजों को आसान से आसान तरीके से पहले बताया जाता है,
देन उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को भी समझाया जाता है। ऐसा नहीं कि पहले कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को ही समझाने लग जाए क्लासरूम के अंदर और मल्टीमीडिया का भी फायदा क्या रह जाएगा। इसलिए मल्टीमीडिया का यूज करके पिक्चर्स में एंड चीज़ों को आसानी से सरल तरीके से बताया जाता है, देन सिंपल से डिफिकल्ट की ओर जाया जाता है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि क्लासरूम के अंदर बैठे सभी प्रकार के बच्चे, अब वो चाहे नॉर्मली कोई स्टूडेंट हो, अब वो चाहे PW कैटेगरी में आता हूँ, उन सभी को एक तरीके से समझ में आए, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इसलिए एजुकेशनल रेडियो और एजुकेशनल दूरदर्शन, जिसको हम एजुकेशनल टेलीविजन कहते हैं, एंड मल्टीमीडिया एजुकेशनल प्रोग्राम्स का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है आज भारतीय या दुनिया भर के किसी भी देश के एजुकेशनल सिस्टम में। तो इस तरीके से मास मीडिया यानी कि मास कम्युनिकेशन का जो शिक्षा पे इम्पैक्ट है, जो एजुकेशन पे इम्पैक्ट है, आपको इस क्वेश्चन में बताया गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शोध रिपोर्ट के प्रारूप पर विस्तृत टिप्पणी लिखी, यानी कि राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द फॉर्मेट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। मान लो आपको एक रिसर्च करना है और उस रिसर्च के बाद आपको एक रिपोर्ट बनाना है, तो उसमें आपको क्या रिसर्च करना है यानी कि व्हाट, एंड आपको उस रिपोर्ट का फॉर्मेट बताना है कि उस रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, उनमें किन किन बातों को शामिल करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको इसका आंसर देना है। चलिए पहले हम ये जानते हैं कि एक शोध यानी कि रिसर्च का मतलब होता क्या है। देखो, यह किसी शोध का मतलब क्या होता है, रिसर्च यानी किसी टॉपिक पे गहन अध्ययन करना। शोध अध्ययन को संपन्न करने की पहले की कंडीशन होती है। मान लो हम कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, या हम कोई कानून बनाने जा रहे हैं, या हम चाइल्ड के लिए कोई ऐसी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं जिससे कि ओवरऑल उनका पर्सनैलिटी डेवलप हो सके। तो इसके लिए पहले हमें क्या करना होगा, शोध करना होगा, जिससे कि हम पहचान सके कि एक बच्चों को किस चीज़ की नीड है। और इस रिसर्च के बाद हम एक अच्छा खासा रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, और उस रिपोर्ट के अंदर हम उन सारी बातों को शामिल करें जिसमें प्रॉब्लम हो, सॉल्यूशन हो, और साथ ही साथ उसका कंक्लूजन भी हो, और हम ये रिपोर्ट आगे सौंपे एडमिनिस्ट्रेशन को, और एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर एक्शन ले। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि शोध अध्ययन को संपन्न करने की पहले की जो स्थिति होती है, यानी किसी भी पॉलिसी को बनाने से पहले की जो कंडीशन होती है, सिचुएशन होती है, उसको ही हम शोध स्थिति या रिसर्च की कंडीशन कहते हैं। अर्थात अनुसंधान अध्ययन किस प्रकार संपन्न किया जाना है, इसका पहले यानी कि इसके पहले एक डिजाइन फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है। यहाँ पे एक थिंकर है PV यंग के अनुसार, PV यंग यहाँ पे क्या कहते हैं कि सामाजिक अनुसंधान एक वैज्ञानिक योजना है, यानी कि सोशल रिसर्च एक साइंटिफिक प्लानिंग है जिसका मेन पर्पस होता है तार्किक यानी कि फैक्चुअल और सीक्वेंस वाइज चीज़ों को स्टडी करना, फैक्ट्स को बताना एंड फैक्ट्स की डिस्कवरीज करना, सोसाइटी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है उन स्टूडेंट्स के बीच में उनको बताना। अगर और इसको आसान भाषा में बताऊं तो प्रारूप का मतलब क्या होता है, फॉर्मेट। किसी फॉर्मेट को बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो उसके लिए किया जाता है। यानी कि जब हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, जाहिर सी बात है रिसर्च करने के बाद हम किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं ताकि उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें। तो किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की पहले की कंडीशन को हम रिसर्च कहते हैं। यानी कि जो प्रारूप बनाते हैं, पहले हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि हम इस फ्रेमवर्क में काम करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले एक रूपरेखा बनाया जाता है कि हमारा ये रोड मैप है। रोड मैप का मतलब क्या होता है, मान लो हम जिस एरिया में जिस बच्चों पे, हम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम पे हमको एक फॉर्मेट बनाना है, तो उनकी हम पूरे बातों को, उनकी प्रॉब्लम को एक फॉर्मेट में लिखेंगे। तो हम एक फ्रेमवर्क बना लेंगे और इस फ्रेमवर्क का हम आगे चल के यूज़ करेंगे अपने आगे रिसर्च और इम्प्लीमेंटेशन में। यानी सबसे पहले एक रूपरेखा बनाई जाती है और ये रूपरेखा काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो रिसर्च करते हैं उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी कि उसके मेन फीचर्स क्या है एक रिसर्च करने के। आखिर उसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। देखो, रिसर्च वर्क करने से पहले हमें पहले ये डिज़ाइन तैयार करना होता है कि हमें किन किन चीज़ों पर रिसर्च करना है, वो कौन कौन से टॉपिक से। अगर वही हमें पता नहीं होगा तो हम आउट ऑफ टॉपिक चले जाएंगे। इसलिए सबसे पहले अनुसंधान यानी कि रिसर्च कार्य पूरा करने से पहले हमें ये टॉपिक डिसाइड करना होता है कि हमें रिसर्च कहाँ करनी है। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, अनुसंधान प्रारूप शोध कार्य के लिए एक रूपरेखा बनाई जाती है। यानी क्या किया जाता है, एक रिसर्च डिजाइन किया जाता है रिसर्च वर्क करने से पहले। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट स्टेज ऑफ रिसर्च, यानी कि इसको रिसर्च का सबसे पहला चरण कहा जाता है। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, अनुसंधान प्रारूप सामाजिक घटनाओं का सरलीकरण है। यानी कि रिसर्च डिजाइन क्या करता है, सिंप्लीफाइज करता है सोशल फिनोमेना, यानी कि सोसाइटी में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, स्टूडेंट्स को लेकर एजुकेशन में घट रहे हैं जो भी घटनाएं, उनको क्या करता है, सरल तरीके से हमें समझाता है और बताता है। अगर किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम उन पे सारे सेक्टर को ध्यान में रखेंगे, किन किन चीज़ों का उन पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, सोशल फैक्टर्स क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है, एंड स्टडी में क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है स्टूडेंट्स को, इन सभी बातों का इसके अंदर हम मेंशन करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, शोध प्रारूप शोधकर्ता के लिए एक पथ प्रदर्शक होता है। मान लो कि आपको कहीं जाना है और आपको इस जगह पे पहुंचना है,
और आपको इस जगह पे पहुंचने का रास्ता ही ना पता हो, आप यहाँ से जा रहे हो इधर मुड़ जाओ, तो क्या होगा, भटक जाओगे चीज़ों को। इसीलिए अगर पहले ही रोड मैप तैयार कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं रिसर्च वर्क आसान हो जाता है। इसलिए रिसर्च डिजाइंस प्लेज द रोल ऑफ अ गाइड फॉर द रिसर्चर यूजिंग विच वी गेट टू नो द डेफिनेट डायरेक्शन ऑफ द रिसर्च, यानी कि जहाँ हमें पहुँचना है हम वो कर पाते हैं, हम उसी टॉपिक पे रहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आती, यानी कि जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाती है। इसलिए हमें पहले एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, प्रारूप बनाना चाहिए, एक फॉर्मेट बनाना चाहिए, तभी हम रिसर्च वर्क सही से कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें रिसर्च वर्क के लिए फ्रेमवर्क यानी प्रारूप बनाना है। एंड ये जो भी बाधाएं हमारे बीच में आती है उसको भी ये ख़त्म करती है जब हम कोई भी चीज़ पहले से ही सेट करके चलते हैं। डिसिप्लिन के साथ काम सही से हो पाता है। इससे क्या होता है कि टाइम, पैसा और लेबर ये भी कम लगती है। इससे हमारी मैन पावर भी सेविंग होती है, ज़्यादा लोग इसमें नहीं भी लगते, एक बार प्लानिंग कर ली जाती है। तो अनुसंधान प्रारूप सोच समस्या पर आधारित होती है। ये मेनली इन चीज़ों पे वर्क करता है कि सोसाइटी के अंदर किन चीज़ों की मेन प्रॉब्लम है, एक स्टूडेंट्स के बीच में, उनके पेरेंट्स को लेकर, उनको टॉर्चर को लेकर या रिसोर्सेज को लेकर, यानी कि इन चीज़ों का ये स्टडी करता है, यानी कि इन चीज़ों के ऊपर ये रिसर्च करता है, देन इम्प्लीमेंटेशन और उनकी प्रॉब्लम्स को बताता है। एंड 8th पॉइंट क्या है, शोधकर्ता अनुसंधान प्रारूप से शोध कार्य के अधिकतम उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होता है। यानी कि अगर कोई रिसर्च वर्क कर रहा है उसके जो पर्पस है वो कहीं ना कहीं वो पास ही होता है उसके अंदर, अगर वो पहले से ही प्लानिंग के साथ अपना रिसर्च शुरू करता है तो। एंड जब भी कोई किसी भी टॉपिक पे रिसर्च कर रहा होता है तो जाहिर सी बात है जो वहाँ की एटमॉस्फेयर है कहीं ना कहीं वो उससे काफ़ी अफेक्टेड होता है, तो वो अपनी परिस्थितियों में भी नियंत्रण पा सके, कंट्रोल रख सके, ताकि चीज़ों को वह बेहतर तरीके से समझ सके। एंड इसके बाद जो मेन पॉइंट हमारा वो है शोध रिपोर्ट, यानी कि एक रिपोर्ट तैयार करने का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। अब चलिए मैं आपको ये बताता हूँ फॉर्मेट। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों तो प्लीज़ इसको अब याद कर लेना है, यही हमारा मेन फॉर्मेट है। ये देख लीजिए, अब यहाँ पे जो ग्रीन कलर में दिखा रहा हूँ मैं आपको, सिंपल क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमें लेआउट बनाना है जिसमें हमें प्राइमरी नीड्स क्या है हमारे ये बताना है, मेन टेक्स्ट लिखना है, इसके बाद एंड का मैटर लिखना है, एंड रिपोर्ट के अंदर टाइटल्स भी डेट के साथ होना चाहिए, एंड उसके अंदर एक्नोलेजमेंट होना चाहिए, हमें आभार भी प्रकट करना चाहिए, एंड टेबल ऑफ कंटेंट्स यानी कि हमने इसमें किन किन चीज़ों को शामिल किया है ये सारी बातें इसमें मेंशन होना चाहिए। चलिए स्टेप्स टू ड्राफ्ट रिसर्च रिपोर्ट तैयार करने का क्या तरीका है, वो स्टेप कौन कौन। सबसे पहला समस्या की व्याख्या करना। सबसे पहले रिपोर्ट के अंदर क्या किया जाता है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किया जाता है। अनुसंधान प्रारूप की रूपरेखा, यानी कि आउटलाइन सेट किया जाता है रिसर्च डिजाइन का, यानी कि हम किन किन चीज़ों पे, किन किन टॉपिक्स पे काम करेंगे, हमारा एरिया क्या होगा, एंड शोध कार्य किस प्रकार किया जाएगा, इसका पर्पस क्या होगा, फिर ये सब सेट किया जाता है। 3rd पॉइंट क्या है, निदर्शन की योजना, यानी कि सैम्पलिंग स्कीम। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी चीज़ों को रिसर्च कर रहे हो तो उसमें सावधानी बरतनी चाहिए, कभी कभार गलत डेटा ना उठा ले हम अपने रिसर्च के अंदर, जो कि हमारी रिपोर्ट को मिसलीड भी कर सकती है, तो इनसे हमें बचना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तथ्य संग्रहण, यानी कि हमें फैक्ट को कलेक्शन करना चाहिए जो कि प्रैक्टिकल चीज़ों पर आधारित हो, जैसे कोई लिस्ट बनानी चाहिए, एंड क्वेश्चंस पूछकर, इंटरव्यूज लेकर, अलग अलग लोगों से मिलकर, देन रिसर्च करके हमें एक रिपोर्ट रेडी करना चाहिए। फैक्ट कलेक्शन, यानी कि फैक्ट का कलेक्शन करना चाहिए, डेटा कलेक्शन करना चाहिए। एंड 5th स्टेप में क्या होता है, जो भी हमने डेटा कलेक्शन किया है उसको एनालिसिस करना चाहिए कि वो सही भी है या नहीं है। कई बार ऐसा होता भी है कि जो डेटा हमने कलेक्शन किया है वो सुनी सुनाई बातों के आधार पर हमने कर लिया है, बट उसके अंदर अशुद्धियाँ हैं, यानी कि प्योरिटी नहीं है, कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ मिथ है जो हमें ठीक करना जरूरी है, वरना वो मिसलीड हो सकती है इन्फॉर्मेशन। एंड 6 पॉइंट क्या है, रिपोर्ट तैयार करना, यानी ये सारी चीज़ें कर लेने के बाद 6th स्टेज में आते हैं हम, जब रिपोर्ट प्रिपेयर करना होता है, जिसमें क्या करना होता है, हमने जो ऊपर समस्याएं देखी है उसको एक्सप्लेन कर देना है, सही से लिख देना है फॉर्मेट में, एंड हमने कौन से मेथड को अपनाया है, रिसोर्सेज कौन कौन से अपनाया हमने, मेथड्स एंड पर्पस क्या रहा है हमारा रिपोर्ट बनाने में, हमें ये सब मेंशन करना होता है। एंड इसके बाद विचार और अपनी जो लैंग्वेज रही है उनको बिल्कुल आसान रखना होता है एक रिपोर्ट के अंदर, ताकि रिपोर्ट पढ़ने वाले को समझ में आ जाए। एंड इसके बाद प्रतिवेदन में सारणियाँ हो, यानी कि टेबल्स, पिक्चर्स हो, जहाँ जहाँ आपने रिसर्च किया है उनकी मैप्स भी उसके अंदर जरूर हो, ताकि आप चीज़ों को सही से मेंशन कर पाए। और सबसे लास्ट में कंक्लूजन के साथ सजेशन, यानी कि सुझाव देना बिल्कुल ना भूले एक रिपोर्ट के अंदर। तो ये इस तरीके से एक रिपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है तो सिंपल आपको ये सारे पॉइंट्स लिख देना है, बस ये सारे पॉइंट्स, क्योंकि इसमें स्टेप पूछा जाता है आप सभी से। एंड सबसे लास्ट का पॉइंट है एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यू प्रॉब्लम। मान लो किसी के द्वारा कोई रिपोर्ट रेडी किया गया एजुकेशन को लेकर या स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को लेकर, लेकिन उसमें जो सजेशन दिए गए हैं उसके बाद भी कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, उन प्रॉब्लम्स को भी बताया जाए उस रिपोर्ट के अंदर, जिससे कि टाइम रहते हुए उसको सॉल्व किया जा सके। तो ये सारे आपको स्टेप बताने अपने आंसर के अंदर, रिपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपको ये सारे स्टेप्स जो मैंने आपको बताया ये आपको ध्यान रखना है। इस नोट्स को आप डाउनलोड भी कर सकते हो, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल विकास अध्ययन की प्रमुख पद्धतियों की चर्चा कीजिए, यानी कि डिस्कस द मेजर मेथड्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट स्टडी। यानी कि एक बच्चा
जब जन्म से ही अपने अंदर परिवर्तन करता है, अलग अलग उसमें चेंजेस आती है। तो बाल विकास अध्ययन एक मेथड है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट स्टडी एक ऐसा मेथड है जो हमें ये बताता है कि एक बच्चे के अंदर शुरू से ही एंड तक, यानी कि जब वो बड़ा होता है तो साथ ही साथ उसमें काफ़ी सारे चेंजेस भी आते हैं। तो वो चेंजेस कौन कौन से होती है? मानसिक लेवल पे, यानी कि आप कह सकते हो कि शारीरिक यानी फिजिकल लेवल पे, या इमोशनली, कॉग्निटिव और सोशल डेवलपमेंट उसके अंदर होते हैं। और ये सभी चीज़ों को समझने में हमें हेल्प करता है कौन? चाइल्ड डेवलपमेंट मेथड, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट स्टडी भी इसको कहा जाता है। तो ये एक ऐसा स्टडी है जो हमें बच्चों का डेवलपमेंट कैसे होता है, किन किन वातावरण यानी एटमॉस्फेयर में होता है, और उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, इसके बारे में हमें बताता है। तो इस तरीके से बच्चों का अध्ययन यानी कि जो चाइल्ड स्टडी करता है उसी को चाइल्ड डेवलपमेंट स्टडी के नाम से जाना जाता है। अभी मैंने आपको बाल विकास अध्ययन के बारे में बताया था, जिसके अंदर बाल मनोवैज्ञानिक यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी के द्वारा ये बताया जाता है कि एक बच्चा होने से लेकर जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसका बिहेवियर कैसा होते जाता है और एटमॉस्फेयर का उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इसी चीज़ के बारे में हमें चाइल्ड साइकोलॉजी द्वारा पता चलता है, और यही हमें बताता है बाल विकास अध्ययन। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि बाल विकास अध्ययन की जो प्रमुख पद्धतियाँ हैं वो कौन कौन सी, यानी कि आपको ये बताना है कि मेजर मेथड्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट स्टडीज़, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए, बाल विकास अध्ययन करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने यानी कि साइकोलॉजिस्टों ने क्या किया है, अलग अलग मेथड्स बताए हैं कि इस मेथड के तहत हम बच्चों के अंदर ये स्टडी करते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने ये बताया और इसके तहत इन्होंने कई सारे मेथड्स बताए हैं। अब एक एक करके हम इन मेथड्स यानी कि इन तरीकों पे, इन विधियों पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला मेथड हमारा कौन सा है? नियंत्रित निरीक्षण विधि। आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट मेथड है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन मेथड। इस मेथड के अंदर भी 4 पॉइंट्स आते हैं। अब उन 4 पॉइंट्स को समझने से पहले हमें ये समझना है कि नियंत्रित निरीक्षण विधि का मतलब क्या होता है। देखो, ये एक ऐसा मेथड है जो बालकों, जो एक स्टूडेंट, एक बच्चे के निजी व्यवहार का आकलन करता है। देखो, एक बच्चा कभी कभार आपने सुना होगा वो अपने आप में ही कुछ बड़बड़ा रहा होता है, अपने आप में ही बातें कर रहा होता है। तो जो इस कैटेगरी के जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इसी चीज को समझते हैं, यानी कि नियंत्रित निरीक्षण विधि, कंट्रोल ऑब्जर्वेशन मेथड। ये बच्चों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं कि इनमें ऐसा क्या है जो इनको और लोगों से अलग करती है। ये है हमारा फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड के अंदर 4 और सब मेथड बताए गए हैं। ये फर्स्ट मेथड के अंदर ही है। जैसे कि ए पॉइंट में क्या बताया गया है? सामुदायिक सर्वेक्षण, यानी कि इसके अंदर समुदाय में रहने वाले बालकों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि एक कम्युनिटी के अंदर रहने वाले बच्चों का इसके अंदर स्टडी किया जाता है और ये बताया जाता है और ये पता लगाया जाता है कि इनका व्यवहार और दूसरे कम्युनिटी के लोगों से या दूसरे कम्युनिटी वाले बच्चों से अलग क्यों है। तो इसी की जानकारी हमें मिलती है सामुदायिक सर्वेक्षण यानी कि कम्युनिटी सर्वे के द्वारा। एंड बी पॉइंट में क्या है? चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में क्या होता है? चेकलिस्ट के अंदर जो बच्चे होते हैं उनके अलग अलग प्रकार के विकास, इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ और इनका जो बिहेवियर है, इनकी एक लिस्ट होती है और उस लिस्ट में से ये जांच किया जाता है कि कौन सा व्यवहार सही है एक बच्चे का और कौन सा बिहेवियर उनके लिए सही नहीं है और उनके अंदर क्या डेवलप करना है, क्या नहीं करना है। इसी की जांच की जाती है चेकलिस्ट के अंदर। उस लिस्ट के अंदर देखा जाता है कि एक ग्रुप में या एक जगह पर रहने वाले बच्चों के अंदर कैसा बिहेवियर पाया जाता है। अब स्लम्स एरिया में अलग है, अपार्टमेंट्स में अलग है, फ्लैट्स में अलग है, यानी जिस जगह पर आप रह रहे हो आपके एजुकेशन या एटमोसफियर का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। एंड इसके बाद है सी पॉइंट, परिस्थिति विश्लेषण, यानी ऐसा विश्लेषण या ऐसा मेथड जो हमें ये बताता है कि अलग अलग सिचुएशन में घटने वाले बालक यानी कि बच्चों के व्यवहार का अध्ययन इसी विधि में किया जाता है। यानी कि आप देखोगे कि माता पिता के साथ बच्चों का रिलेशन कैसा है, एक टीचर के साथ कैसा है, उसके फ्रेंड के साथ कैसा है, एक पूरी कम्युनिटी के साथ उसका रिलेशन कैसा है। तो इन रिलेशन को समझने में परिस्थिति विश्लेषण हमारी हेल्प करता है। इसी को कहा जाता है सिचुएशन एनालिसिस। एंड इसके बाद क्या है? समय निर्देशन। इसका मतलब क्या होता है? देखो, ये किसी एक फिक्स टाइम पे एक बच्चे के अंदर क्या विकास होता है और उसका व्यवहार किस तरीके का होता है, इसकी जांच करता है। यानी कि 1 वर्ष, मान लो हम जन्म से लेकर 1 वर्ष की बात करते हैं, तो 1 साल में बच्चे का बिहेवियर कैसा होता है। जब बच्चा बिल्कुल जन्म ही लेता है तो उस टाइम का बिहेवियर कैसा होता है। जब वो बड़ा हो जाता है 5 साल में, सिर्फ 1 साल का टाइम पीरियड, यानी कि इसमें फिक्स टाइम पीरियड के दौरान एक बच्चे का बिहेवियर देखा जाता है और उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुई है ये देखा जाता है। इसलिए इसको समय निर्देशन कहा जाता है, यानी कि टाइम डायरेक्शन मेथड भी इसको कहा जाता है। तो 1 वर्ष में अनेक बालकों के शारीरिक विकास में अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट होता है। इसी की जानकारी मिलती है हमें समय निर्देशन विधि यानी कि टाइम डायरेक्शन मेथड के द्वारा। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे फर्स्ट मेथड के अंदर आते हैं, नियंत्रित निरीक्षण विधि, यानी कि इसके अंदर
कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर। चलिए अब हम बात करते हैं अपने सेकंड मेथड की, जिसका नाम है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि का मतलब क्या है यहाँ पे, यानी कि क्वेश्चनरी मेथड। इसके अंदर क्या होता है कि अलग अलग क्वेश्चंस को तैयार किया जाता है और बच्चों से पूछा जाता है, और जो बच्चे उसका आंसर देते हैं उसी आधार पर ये देखा जाता है कि बच्चों का विकास किस तरीके से हो रहा है, वो इनका आंसर या इनका फीडबैक वो किस तरीके से दे रहे हैं। देखो सबसे पहले जी स्टेलने हॉल के द्वारा 123 क्वेश्चंस रेडी किए गए, इसकी लिस्ट बनाई गई और बोस्टन स्कूल के अंदर बच्चों से पूछा गया और एक स्टडी तैयार की गई। और आगे चल के पाइल्स स्टोलिस ने इस मेथड को यूज किया। इस मेथड में कौन से क्वेश्चन पूछे गए जिसका जवाब बच्चे या तो दे नहीं पाए या तो उनके पास था नहीं। जैसे बच्चों के अंदर ये पाया गया कि वो क्वेश्चन का जो रंग भाव है, जो पूछना चाह रहा है, वो क्वेश्चन कहने का चाह रहा है, बच्चे वो नहीं समझ पाते। यानी कि जो अगर किसी चीज़ की कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज होगी तो वो समझ के बाहर होगी। अब चाहे मैं हूँ, आप हो, हम, चाहे कोई भी पूरी दुनिया के अंदर लैंग्वेज कोई ऐसी है जो हमारे ऊपर सर से जा रही है तो समझ में कैसे आएगा। तो इस मेथड के तहत यही पता लगाया गया कि जब बच्चों से क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने क्वेश्चंस की लैंग्वेज को कठिन यानी कि कॉम्प्लिकेटेड कहा और उसका जवाब नहीं दे पाए। देखो नेक्स्ट क्या है, सेक्सुअल रिलेशन संबंधी जो क्वेश्चन पूछे गए उसका ये आंसर नहीं दे पाए। ऐसा अक्सर होता है कि हमारी सोसाइटी सेक्स को एक अलग नज़रिए से देखती है। देखो सेक्सुअल एजुकेशन सभी को मिलना चाहिए, ये शुरुआत से ही। मान लो कि जैसे बच्चा अडल्ट हो जाता है तो हमारे सिलेबस के अंदर एक अलग से पोर्शन होना चाहिए सेक्सुअल रिलेशन पे। आज हम इस पे बात करने से बचते हैं। कोई जब बात कर रहा होता है तो बोलते हैं यार कैसे बात कर रहा है, कैसा लड़का है, कैसी लड़की है। हमें इस पे बात करना चाहिए, सोसाइटी को इससे पीछे नहीं भागना चाहिए। आज अगर आप देखोगे तो जो फिजिकली जो हमारी फीलिंग्स है, जो चेंजेस है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से हम शेयर कर पाते हैं। आज लोग शेयर नहीं करते। आज कोई दिक्कत है तो सेक्सुअली बातें कहीं होगी नहीं, इसलिए सेक्स एजुकेशन देना आज हमारे सिलेबस के अंदर बहुत ज़रूरी है। बट जब क्वेश्चन पूछा गया तो बच्चों ने इसका आंसर भी नहीं दिया। जानबूझकर या तो वो गलत उत्तर दे देते थे या बच्चों के पेरेंट्स से पूछा जाए तो अभी उनको समझ नहीं हो पाती थी। यही रीज़न है कि जो प्रश्नावली विधि है यानी जो क्वेश्चनरी मेथड है, ये बच्चों के अंदर क्वेश्चंस का आंसर कैसे दे या कैसे देना चाहिए या उनके अंदर किन क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ये पता लगाने में हमारी हेल्प करता है। ये हमारा सेकंड मेथड। एंड थर्ड मेथड क्या है, जीवन वृत्तांत विधि, जिसको हम क्या कहते हैं, लाइफ हिस्ट्री मेथड। डेट मीन्स बालकों यानी कि बच्चों के जीवन क्रम का लेखा जोखा रखता है ये अपने पास, और ये बताता है कि बच्चों के शुरू से यानी कि जन्म से लेकर एंड तक उसके जीवन के अंदर कौन कौन से चेंजेस आए, जैसे कि माता पिता का क्या रोल रहा है, अभिभावक, उनके जो गार्जियन, टीचर्स वगैरह हो गए, उनके रिलेशन वगैरह हो गए, रिश्तेदार वगैरह, उन सब से पूछ कर एक डेटा कलेक्शन की जाती है। देन रिपोर्ट तैयार किया जाता है, उसी को जीवन वृत्तांत विधि कहा जाता है यानी कि लाइफ हिस्ट्री मेथड। इसमें एक बच्चे का पूरा बायोडाटा होता है, शुरू से लेकर एंड तक उसने क्या किया है, क्या नहीं किया है, उसका बिहेवियर, उसका नेचर, इन सभी को इसमें शामिल किया जाता है। ये जो मेथड है इसको 1885 के अंदर प्रेयर ने जर्मनी में इस मेथड का सबसे पहले यूज किया था। नेक्स्ट फोर्थ मेथड क्या है हमारा, मनोभौतिकी विधि, यानी कि मनोभौतिकी विधि द्वारा मन और शरीर के संबंधों के आधार पर व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यानी कि एक मन मस्तिष्क, आपके मन में क्या चल रहा है, आपका फिजिकली रिलेशन या आपका जो मूवमेंट है, आपका जो बिहेवियर है वो कैसा है, तो आपके फिजिकली और मेंटली इन दोनों को स्टडी करके आपके बिहेवियर का पता लगाया जाता है, उसको कहा जाता है मनोभौतिकी विधि। तो इस तरीके से इस मेथड के द्वारा शरीर के विकास के साथ साथ शरीर के अन्य मानसिक शक्तियों का विकास भी होता है, और इसके बारे में हमें साइकोलॉजिकल मेथड बताता है। क्लियर है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ मेथड क्या है, आत्मनिष्ठ अंकन विधि। आत्मनिष्ठ अंकन विधि का मतलब यहाँ पे क्या है, जिसको हम सब्जेक्टिव मार्किंग मेथड कहते हैं। देखो ये मेथड हमें ये बताता है कि एक बच्चे के अंदर अनौपचारिक व्यवहार क्या है। अनौपचारिक का मतलब मान लो उसके अंदर कोई गलत व्यवहार है ना, जो और लोगों में नहीं पाया जाता, तो ऐसा उसमें क्यों है, गलत भी नहीं है, तो उसके अंदर मान लो कोई ऐसा व्यवहार है जो आम लोगों से उसको अलग करती है। इसलिए ये मेथड हमें ये सरल तरीके से समझने में हेल्प करता है, डेटा कलेक्शन करता है, ताकि कुछ कम्युनिटी, कुछ ऐसे पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोगों का जो बिहेवियर है वो अदर लोगों की तुलना में क्यों अलग है, इसी का कंपैरिजन किया जाता है आत्मनिष्ठ अंकन विधि यानी कि सब्जेक्टिव मार्किंग मेथड के तहत। एंड इसके बाद 6 पॉइंट में चिकित्सात्मक विधि यानी कि थेरोपेटिक मेथड। इसमें क्या होता है कि बालकों में, एक बच्चे के अंदर कभी कभार असामान्य व्यवहार पाया जाता है। मान लो कि वो कोई अचानक से कुछ अलग व्यवहार करने लग जाता है, मान लो कभी बड़बड़ाने लग जाए या कुछ बोलने लग जाए, उसका हाव भाव बिल्कुल अलग हो जाए। ऐसा नहीं होता, कभी कभार मानसिक या जो हमारी बुद्धि है कहीं ना कहीं वो कुछ अलग से हो जाती है, जिसको हम कह देते हैं यार कि देख बंदा पागल हो गया यार, पता अपने आप में क्या बोलते रहता है। तो ये ऐसे लोगों का स्टडी करता है जिनका व्यवहार असामान्य हो जाता है। यानी यदि इस असामान्य व्यवहार का समय रहते उपचार नहीं किया जाता तो कहीं ना कहीं कह सकते हो कि उसका मानसिक रोग, एक दिमागी रोग हो जाती है जो कहीं ना कहीं ठीक नहीं हो पाती फिर। इसलिए मानसिक रोग के बारे में हमें चिकित्सात्मक विधि बताता है जिसका जल्द से जल्द उपचार किया जा सके, इलाज करके उसको ठीक
किया जा सके। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट मेथड क्या है हमारे पास, 7 पॉइंट सांख्यिकी विधि यानी कि स्टैटिस्टिकल मेथड। इसमें क्या होता है, इसके अंदर डेटा कलेक्शन किया जाता है बिहेवियर पे या बच्चों के विकास यानी कि डेवलपमेंट पे। और जो डेटा कलेक्शन होता है इसको विश्वसनीय यानी कि ऐसा माना जाता है कि इस पर विश्वास किया जा सकता है और ये लीगल है, क्योंकि इसमें प्रॉपर जांच की जाती है और जांच करने के बाद इसको विश्वसनीय यानी कि विश्वास लायक और वैधता यानी कि लीगल माना जाता है। एंड 8th पॉइंट में क्या है, प्रयोगात्मक विधि यानी कि इसके अंदर प्रैक्टिकली चीज़ों को करके दिखाया जाता है और करके देखा जाता है, जैसे कि एक डेवलपमेंट कैसे होता है बच्चों का ये पता लगाया जा सके। दैट मीन्स इसको एक्सपेरिमेंटल मेथड कहा जाता है, ताकि एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग बच्चों पे ये पता लगाया जा सके कि इनके डेवलपमेंट के अंदर इनका इन्वायरमेंट का क्या योगदान कंट्रीब्यूशन रहा है और अलग बच्चों के अंदर उनका एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। जिससे कि इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम ये पता लगा सके कि इन्वायरमेंट का यानी कि आपके आसपास के जो वातावरण है उसका आपके डेवलपमेंट पे कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जिसके अंदर बहुत ईजी तरीके से हमने देखा कि अलग अलग मेथड्स का क्या कंट्रीब्यूशन है एक इंसान के बिहेवियर को समझने में। तो इसके अंदर जो मेथड्स है ये समझने में हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुधैर्य बनाम पार अनुभागीय अध्ययन पर चर्चा करें। आपको इसमें यह बताना है अनुधैर्य जिसको इंग्लिश में कहा जाता है लॉन्गिट्यूडिनल, और नेक्स्ट है हमारा अनुभागीय अध्ययन जिसको इंग्लिश में कहा जाता है क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। तो इन दोनों का मतलब क्या है, पहले आपको मैं ये समझा देता हूं कि इन दोनों का मतलब क्या होता है एजुकेशन के अंदर। देखिए, जब एक रिसर्चर या जब कोई भी एक साइकोलॉजिस्ट जब कोई रिसर्च करता है तो रिसर्च करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है लॉन्गिट्यूडिनल जिसको हिंदी में अनुधैर्य कहा जाता है, और दूसरा तरीका है क्रॉस सेक्शनल जिसको हम क्या कहते हैं, पार अनुभागीय स्टडीज। तो दोनों तरीके से ही एक बच्चे का डेवलपमेंट स्टडी किया जाता है या एजुकेशनल फील्ड के अंदर अलग अलग टॉपिक्स पे रिसर्च किया जाता है, और इसी को हम दो मेथड में यानी कि दो तरीके से रिसर्च करके जो डेटा कलेक्शन करते हैं देन उसके बाद अपनी जो थ्योरीज है वो बनाते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लो ये एक रिसर्चर है या इसको हम कह सकते हैं डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट है। डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, ये बताता है कि बच्चों के अंदर विकास कैसे होता है। जब उसका जन्म होता है तो उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसके अंदर कौन कौन से चेंजेस आए, उसके बिहेवियर में कैसे बदलाव आया, इन सब के बारे में बताता है। तो इस तरीके से इस बंदे के पास दो मेथड है यहाँ पे। पहला है लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी और दूसरा है क्रॉस सेक्शनल। अनुधैर्य अध्ययन यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी का मतलब क्या होता है, अगर एक रिसर्चर इस मेथड को यूज करता है तो वो कैसे स्टडी करेगा, इसका मीनिंग क्या होता है। जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है, लॉन्ग का मतलब क्या होता है, लंबा, यानी कि एक लंबे टाइम तक चलने वाला स्टडी, यानी कि एक लंबे टाइम तक चलने वाला रिसर्च। एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ, मान लो एक बच्चे का जन्म हुआ, उसके जन्म से लेकर 1 साल तक उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी में अनुधैर्य अध्ययन में एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी इंडिविजुअल या एक ही बच्चे पे स्टडी किया जाता है, इसलिए इसको लॉन्गिट्यूडिनल कहा जाता है क्योंकि ये बहुत लंबा टाइम लेता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जन्म से लेकर पहले 1 साल तक क्या क्या चेंजेस आए, फिर 1 साल के बाद 1 साल से लेकर 2 साल के बीच में क्या क्या चेंजेस आए उनके बिहेवियर में एंड उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, फिर 2 से लेकर 3 साल में क्या चेंज आए, 3 से लेकर फिर 4, यानी कि एक बच्चे का जो एज है उसके सभी एजेस को स्टडी करना ये कहलाता है हमारा लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी यानी कि अनुधैर्य अध्ययन। तो ये काफी लंबा प्रोसेस होता है क्योंकि इसके अंदर हर एक एज पे हम उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रही है उन सभी का स्टडी करते हैं, यानी कि इसमें डेवलपमेंट का स्टडी किया जाता है, विकास कैसे हुआ इसका स्टडी किया जाता है, इसलिए इसको हम लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी यानी कि अनुधैर्य अध्ययन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लंबा टाइम लेता है, यानी कि ये ज़्यादा टाइम तक चलने वाला रिसर्च होता है। तो इसका एक बेनिफिट ये होता है कि हमें सभी एज पे हमें ये पता चल पाता है कि इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आया, इसका एक बेनिफिट होता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडिनल काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाला है। अब मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो रिसर्चर है, जो रिसर्च करने वाला है, इसकी एज इस टाइम पे मान लो हो रही है 35 या 45 इसकी एज हो रही है इस टाइम, जिस टाइम ये रिसर्च कर रहा है, और जिस टाइम ये इस बच्चे को रिसर्च कर रहा है जिसका अभी जन्म ही हुआ है, और जब तक ये इस बच्चे का रिसर्च करेगा इसके डेथ तक, जब तक इसकी खुद डेथ हो जाएगी तो क्या होगा, अब इसके बाद एक नया रिसर्चर आएगा। क्यों? क्योंकि इस बंदे ने जो बीच में रिसर्च छोड़ी है इसको पूरा करने के लिए। तो इसलिए लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी के अंदर एक घाटा ये होता है कि बहुत लंबे टाइम तक चलता है, क्योंकि ज़्यादातर मामलों यही होता है इसके अंदर जो एक रिसर्चर होता है वो अपने टाइम पीरियड के अंदर एक बच्चे के जन्म से लेकर एंड यानी उसके डेथ तक अपनी पूरी स्टडी कंप्लीट नहीं कर पाता, यानी रिसर्च कंप्लीट नहीं कर पाता। तो इसके कुछ बेनिफिट भी है तो इसके कुछ नुकसान भी है। तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं क्रॉस सेक्शनल यानी कि
पार अनुभागीय। इसमें क्या होता है, हम किसी एक पर्टिकुलर सिर्फ एक ही बच्चों को स्टडी ना कर हम इसके अंदर एक एज के सेम टाइम पे सेम ग्रुप के बच्चों को स्टडी करते हैं। मान लो ये जो रिसर्चर है इसको ये लगा कि यार लॉन्गिट्यूडनल यानी कि जो अनुदैर्ध्य अध्ययन है ये बहुत टाइम ले जा रहा है यार, ऐसे तो मेरी एज ही खत्म हो जाएगी, ऐसे तो मैं समझ ही नहीं पाऊंगा कि भाई डेवलपमेंट कैसे होता है, मुझे भाई अपनी थ्योरीज भी तो बनानी है। अब मान लो कि ये ना करके आपको ये भी कर सकता है, पार अनुभागीय। अब इसमें क्या होता है कि इसके अंदर मान लो कि 0 जैसे जब बच्चे का जन्म होता है जब से लेकर 2 साल की एज तक के एज में जितने भी बच्चे हैं, ना कि सिर्फ एक बच्चा, जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों का एक ग्रुप बनाया जाता है और रैंडमली उन सभी बच्चों के ऊपर स्टडी किया जाता है कि उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उनके बिहेवियर में चेंजेस कैसे आया। यानी कि जो डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट होता है, जो विकास मनोवैज्ञानिक होता है, जो हमें बताता है किस तरीके से इसमें चेंजेस आया, ये सेम टाइम में एक ही ग्रुप के बच्चों का स्टडी कहलाता है। इसी को हम क्रॉस सेक्शनल या पार अनुभागीय अध्ययन के नाम से जानते हैं। अब मान लो इसके बाद 2 से लेकर 5 साल का हमने एक अलग ग्रुप बनाया, अब इसको लेकर हम एक स्टडी कर सकते हैं। 5 से लेकर 10 साल के बीच में जितने भी बच्चे हैं उनका हम स्टडी कर सकते हैं। इसमें क्या है कि हमें सभी एज पे उनका स्टडी नहीं करना पड़ रहा, जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल में स्टडी करना पड़ रहा था 0 से 1, फिर 1 से 2, 2 से 3, फिर 3 से 4, काफ़ी लंबा प्रोसेस हो गया। लेकिन इसमें क्या है, हम 2 से 5 कर रहे हैं, फिर 5 से 10 कर रहे हैं, फिर 10 से 18, है ना, एंड फिर 18 से मान लो 40 कर रहे हैं, 40 से 60, फिर 60 से लेकर मान लो जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती जब तक कर रहे हैं। तो आपके पास मान लो कि 6 साल का टाइम है या 10 साल का आपने टाइम लिया है कि मेरे को इतने टाइम पे हमारा जो रिसर्च है ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये दोनों तरीके हैं रिसर्च करने के, पार अनुभागीय और अनुदैर्ध्य अध्ययन। देखो क्रॉस सेक्शनल वाले का भी फायदे और नुकसान है। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल से कंपैरिजन करें तो क्रॉस सेक्शनल में, पार अनुभागीय में टाइम कम लगता है, ये हमारा बेनिफिट है इसमें। लेकिन एक घाटा ये है कि मान लो अगर आप सेम ग्रुप के बच्चों को, मान लो कि जब बच्चा जन्म हुआ और 2 साल के बीच में एक ग्रुप का स्टडी कर रहे हैं और मान लो फिर आप 10 साल से लेकर 18 साल के बच्चों के बीच में स्टडी कर रहे हैं, तो इनका जो एनवायरनमेंट होगा, इनका जो बिहेवियर होगा इनसे अलग होगा। ऐसे में चीजों को समझ पाना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है यानी कि जटिल है, लेकिन दोनों के अपने फायदे हैं और नुकसान है। इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल स्टडी और क्रॉस सेक्शनल स्टडी को हम समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे आपको हमने टेबल बनाकर दिखाई, इस टेबल को आप एग्जाम में भी बना सकते हो। देखो सबसे पहले क्या है, क्रॉस सेक्शनल, इसके बाद लॉन्गिट्यूडनल। देखो लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, सेवरल पॉइंट्स इन टाइम। सेवरल पॉइंट्स का मतलब क्या होता है कि एक एज के बच्चे को अलग अलग एज पे देखा जाता है, जैसे मान लो जन्म से लेकर फिर 1 साल के बीच में, फिर 2 साल में, फिर 3 साल, फिर 4 साल, 5 साल, यानी कि हर एक एज पे उसको देखा जाता है, उसको स्टडी किया जाता है, उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। लेकिन क्रॉस सेक्शनल में क्या है, नहीं, इसमें 1 पॉइंट इन टाइम, यानी कि मान लो कि 0 से लेकर 2 साल की एज, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब इसमें क्या है, सेम सैंपल लिया जाता है। मान लो एग्जांपल देता हूं, मैंने अभी आपको बताया कि बच्चे का जब जन्म हो रहा है, जब से लेकर उसके 1 साल में उसमें क्या क्या चेंज आया, तो एक ही बच्चे में क्या क्या चेंजेस आ रहा है, उसी पे और बच्चों में क्या चेंजेस आएगा इसका अनुमान लगा लिया जाता है। यानी कि सेम सैंपल लिया जाता है एक ही पर्टिकुलर बच्चे के ऊपर, लेकिन इसमें क्या है, डिफरेंट सैंपल लिया जाता है। डिफरेंट सैंपल का मतलब क्या है, अलग अलग सैंपल के बच्चे होते हैं, अलग अलग एज ग्रुप के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है कि चेंज एट द इंडिविजुअल लेवल। इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल लेवल पे चेंजेस आता है, यानी कि एक पर्टिकुलर एक बच्चे में क्या चेंजेस आ रहा है इसमें ये देखा जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सोसाइटी लेवल पे क्या चेंजेस आ रहा है ये देखा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सेम टाइम पे सेम ग्रुप के बच्चों को स्टडी किया जाता है। अब मान लो इसमें एक ही टाइम पे जब बहुत सारे बच्चों को स्टडी किया जा रहा है, तो जाहिर सा बात है कि इसमें ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं सोसाइटी के अंदर, मान लो कि मैंने एक एज ले लिया कि मुझे 10 से लेकर 15 साल के जितने बच्चे उनका स्टडी करना है, तो 10 से लेकर 15 के बीच में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उन सब की स्टडी होगी। एंड क्रॉस सेक्शनल मेथड को ब्रिटिश सोसाइटी एटीट्यूड सर्वे के द्वारा और लेबर फोर्स सर्वे के द्वारा यूज किया जाता है। एंड लॉन्गिट्यूडनल मेथड्स को ब्रिटिश वर्थ कोहर्ट स्टडीज और अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी के द्वारा यूज किया जाता है। तो यानी कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज है इसके कुछ टाइप्स दिए गए हैं। अब वो टाइप्स कौन कौन से हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है पैनल अध्ययन, दूसरा है परिवर्ती अध्ययन और तीसरा है कोहॉर्ट अध्ययन। पैनल अध्ययन, इसको भी पैनल स्टडी कहा जाता है, कोहॉर्ट स्टडी कहा जाता है एंड रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी के नाम से भी इसको जाना जाता है। 3 ये टाइप्स हैं इसके। तीनों टाइप्स का मतलब क्या, चलिए एक एक करके आपको बताता हूँ मैं। देखिए सबसे पहला जो हमारे पास है वो है पैनल अध्ययन, यानी कि पैनल स्टडी। पैनल स्टडी में क्या होता है, देखिए समझते हैं पहले। इसमें क्या होता है कि समय के साथ एक ही व्यक्ति में परिवर्तन देखना होता है इसके अंदर, इसको बोलते हैं पैनल अध्ययन। यानी कि समय के साथ एक ही बच्चे में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, सिर्फ इसको देखना। एंड दूसरा है परिवर्ती अध्ययन। इसका मतलब क्या होता है, समय के साथ समान जनसंख्या की परिवर्ती। मान लो कि हमने एक पर्टिकुलर एज ले लिया और उस एज के बच्चे के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट आ रहा है टाइम टू टाइम, ये देखना। यानी कि इसके अंदर एक पर्टिकुलर एज को लिया जाता है और उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहा है ये देखा जाता है। एंड इसके बाद क्या है, कोहॉर्ट अध्ययन, यानी कि कोहॉर्ट स्टडी। इसमें क्या होता है कि समय के साथ एक विशिष्ट विशेषताओं वाले मतलब मान लो जो नॉर्मली बच्चों से अलग होते हैं, जैसे फिजिकल डिसेबल बच्चे हो गए, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आ जाते हैं, इनकी पहचान करना और इनका स्टडी और इनके डेवलपमेंट, इनकी प्रॉब्लम्स, इनके चैलेंजेस को बताना। तो इस तरीके से पैनल अध्ययन, परिवर्ती अध्ययन, कोहॉर्ट अध्ययन, यानी कि पैनल स्टडी, कोहॉर्ट स्टडी और रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी, ये 3 टाइप से हमारे आपको यहाँ पता होना चाहिए। देखो जो लॉन्गिट्यूडनल जो स्टडी है इसके कुछ
एडवांटेज भी है, जैसे कि ग्रेटर वैलिडेशन, यानी कि हमें एक अच्छा अनुभव मिल पाता है, हम चीज़ों को सही से समझ पाते हैं, हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक यानी कि बर्थ से लेके डेथ तक हम डेटा कलेक्शन कर पाते हैं, तो इसका फ़ायदा होता है और यूनिक डेटा हमें मिल पाता है और अलाउ आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स, यानी कि हम आइडेंटिफाई चीज़ों कर पाते हैं। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज है, वो क्या है, जैसे रिसर्च में काफ़ी टाइम लग जाता है, एक रिसर्चर मर जाता है लेकिन वो पूरा अपना टाइम पीरियड यानी पूरा अपना रिसर्च भी नहीं कर पाता, इसीलिए इसमें टाइम लगता है और ये काफ़ी एक्सपेंसिव यानी काफ़ी महंगी मेथड है ये, जिसको काफ़ी कम लोग पूरा कर पाते हैं अपने लाइफ के दौरान, एंड ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है, इसका सबसे बड़ा घाटा ये। एंड कई बार बिहेवियर को स्टडी करने में जैसे स्टूडेंट्स हो गए एंड कुछ वर्कर्स हो गए, टीचर्स हो गए, अलग अलग मेथड्स का यूज करके जब हम इनको स्टडी करते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज और क्रॉस सेक्शनल स्टडीज में यहाँ पे मैंने डिफरेंस का चार्ट दिखा दिया इंग्लिश मीडियम में, आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकते हो, बहुत ईजी तरीके से यहाँ पे मैंने आपको बताया है। एंड जो अनुप्रस्थ यानी कि जो क्रॉस सेक्शनल जो स्टडी है, इसके भी कुछ कमियां हैं, जैसे इस विधि में सैंपल समूह के मध्य अंतर की संभावना रहती है। सैंपल समूह जो मान लो हमने लिया है क्रॉस सेक्शनल में, मान लो कि हमने 0 से लेकर 2 साल के बीच में बच्चों को ले लिया है, अब जितने ही बच्चे हैं उन सभी को इसमें ले लिया, लेकिन जाहिर सी बात है कि सभी बच्चे एक जैसे होंगे नहीं, सभी का डेवलपमेंट अलग होता है, उनका बिहेवियर अलग पाया जाता है, तो सभी को एक जैसे और एक साथ समझ पाना रिसर्चर्स के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसकी ये कमी रहती है। एंड नेक्स्ट सबसे बड़ी सी कमी है कि इसमें कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। मान लो कि जिसका जन्म हुआ है 2 साल की एज तक हमने स्टडी किया, या मान लो हमने 10 साल से लेकर 15 साल तक किसी बच्चे का स्टडी किया है, तो हम उसको 40 से लेकर जिसका हमने 50 साल के बीच में इंसान का स्टडी किया है उसका डेवलपमेंट का, हम इसको इसके साथ कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इनका बिहेवियर, इनका डेवलपमेंट अलग होता है और ऐसे में कंपैरिजन नहीं हो सकता, इसलिए इसकी ये कमी है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें हम सेम बच्चे का ही स्टडी कर रहे हैं, इसलिए इस बच्चे का पूरे एज के टाइम पे हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि इस बच्चे का 2 साल 3 साल के अंदर डेवलपमेंट कैसे था और आज 18 साल यानी कि जब ये अडल्ट हो गया तो इस टाइम इसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, क्योंकि इसमें एक ही बच्चा है। लेकिन इसमें क्या है कि इतने से लेकर इतने एज तक बच्चे इसमें शामिल है, उनका जो बिहेवियर है उसको बता पाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसमें हो जाता है, तो उसके कुछ अपने फायदे और नुकसान है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जो कि रिसर्च करने का तरीका बताता है हमें क्या होना चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल होना चाहिए या क्रॉस सेक्शनल होना चाहिए। तो ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, आप ये सेम एग्जाम्पल एग्जाम में लिख सकते हो ताकि टीचर को इजिली समझ में आ जाए। आंसर वो नहीं होता है कि बड़े बड़े आंसर लिख कर आ जाए, आंसर हम उसे कहते हैं जो टीचर को पढ़ने में ही समझ में आ जाए, टीचर आपका दीवाना हो जाएगा, मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों पर शोध यानी कि रिसर्च करने के लिए इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार तरीके, यानी कि जो इंटरव्यू किए जाते हैं उनके तरीके कौन कौन से हैं और उनकी आपको विशेषताएं बतानी है। पेश आने वाली कुछ चुनौतियां भी बताना है कि इंटरव्यू करते टाइम कौन कौन सी चुनौतियां या चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। पहले हमें ये समझना है कि इंटरव्यू का मतलब होता क्या है, जिससे कि हम एक बच्चों के ऊपर रिसर्च कर सके, मान लो उनसे क्वेश्चन पूछ सके, है ना। निश्चित उद्देश्य यानी कि जब कोई पर्पस हो और उस पर्पस के लिए जब 2 जने आपस में मिले और वो दोनों आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करें, ये बंदा क्वेश्चन पूछे और ये इसका जवाब दे, तो सिंपल इसको तो इंटरव्यू कहते हैं। साक्षात्कार चयन का प्रमुख साधन है, यानी कि आज भारत के अंदर या दुनिया के किसी भी देश के अंदर मान लो किसी को हमें हायर करना है किसी कंपनी के अंदर, या किसी को भी हमें देखना है कि उसके अंदर वो क्वालिटीज है या नहीं है, तो सबसे अच्छा साधन क्या माना जाता है, इंटरव्यू माना जाता है। इसलिए बच्चे की क्यूरियोसिटी जानने के लिए या उनकी क्या क्वालिटीज है, क्या उनकी प्रॉब्लम है, उनके साथ क्या बीत रहा है क्या नहीं बीत रहा है, उनका बिहेवियर, डेवलपमेंट, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए एजुकेशन के अंदर इंटरव्यू एक बहुत अच्छा साधन माना जाता है। तो आमने सामने बैठकर जो मौखिक विचार विमर्श किया जाता है इसी को इंटरव्यू कहा जाता है। तो फेस टू फेस डिस्कशन होना चाहिए, इसी को हम कहते हैं इंटरव्यू। हम कोई ऑनलाइन तरीके से इंटरव्यू करेंगे तो एजुकेशन में ये कंसिडर नहीं किया जाता, ओनली फेस टू फेस, ठीक है। देखिए साक्षात्कार की परिभाषाएं दी गई है कुछ थिंकर्स के द्वारा, मैंने आपको हमेशा बताया, जिसके अंदर थिंकर्स के नाम आते हैं, एंड इट इज सेम थिंकर्स का नाम आपको भी अपने आंसर में लिखना है। देखो सबसे पहले आप इनकी फोटो देखिए इस तरफ, इनका नाम क्या है, पॉलिन यंग। इन्होंने इसका डेफिनेशन बताया क्या कि साक्षात्कार एक व्यवस्थित विधि मानी जा सकती है, यानी कि जो साक्षात्कार है वो एक सिस्टमैटिक मेथड है जिसके द्वारा एक व्यक्ति, किसी एक पर्सन जो कि आपके लिए मान लो अजनबी है, आप उसके इनर लाइफ के अंदर एंटर कर सकते हो। डेट मीन्स आप उसकी लाइफ के सभी बातों को पूछ सकते हो और वो आपको उसका जवाब भी देता है, जिससे कि दोनों पर्सनैलिटी के बीच में क्या होता है, जिससे कि क्वेश्चन करने वाले और जवाब देने वाले के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बन पाता है। तो इंटरव्यू का मेन मकसद होता है रिलेशन या एक दूसरे को जान पाना,
ये किसने कहा है? पॉलिन यंग ने कहा है। देखो नेक्स्ट डेफिनेशन दी है सीए मोजर ने। इसका क्या कहना है कि एक साक्षात्कार यानी कि जो इंटरव्यू होता है इसमें दो जने होते हैं। पहला साक्षात्कारता यानी कि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछने वाला, और एक होता है उत्तर देने वाला, एक आंसर देने वाला। इनके बीच में क्या होता है? वार्तालाप होती है यानी कि बातचीत होती है, जिसका उद्देश्य होता है उत्तरदाता से निश्चित सूचना प्राप्त करना, यानी कि जो उत्तर देने वाला यानी जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है उससे उन क्वेश्चन का जवाब जानना जो उससे पूछना चाहता है, जो उसने क्वेश्चन प्रिपेयर किया हुआ है। तो मेन मकसद होता है सूचनाएं प्राप्त करना। तो सूचना प्राप्त करने के लिए इंटरव्यू किया जाता है, ये कहना है सीए मोजर का। इस नेक्स्ट थिंकर क्या है हमारा? एम.एन. बसु। एम.एन. बसु ने क्या कहा है कि एक साक्षात्कार यानी कि एक इंटरव्यू कुछ विषयों यानी कि कुछ सब्जेक्ट्स लेकर व्यक्तियों के आमने सामने का मिलन ही इंटरव्यू कहलाता है, यानी कि साक्षात्कार कहलाता है। यानी कि कुछ इश्यूज को लेकर जब हम आपस में बातचीत करते हैं, आमने सामने जब डिस्कशन करते हैं या आमने सामने जब मिलते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? फेस टू फेस मीटिंग को ही इंटरव्यू का नाम यानी कि साक्षात्कार कहा जाता है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम नोट्स के साथ समझते हैं। इधर हिंदी मीडियम में और इस तरफ इंग्लिश मीडियम में भी नोट्स मेंशन है। तो नोट्स यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है, आपको नोट्स पे फोकस करना है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इनके मेन फीचर्स क्या है। आपको फीचर्स पे ध्यान देना है। अब देखिए यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या क्या है। देखो सबसे पहला फीचर यही है कि साक्षात्कार में अनुसंधानकर्ता और सूचनादाता यानी कि जो इंटरव्यू लेने वाला है और जो जिसका इंटरव्यू हो रहा है वो दोनों आमने सामने आपस में डायरेक्टली बैठे हो, प्रत्यक्ष रूप से, इसी को इंटरव्यू कहा जाएगा। तो सबसे पहला क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर कि आमने सामने दोनों प्रेजेंट होने चाहिए। क्लियर है? कम टू द इंटरव्यू वेल प्रिपेयर्ड विद बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। यानी कि अब हम ये देखते हैं कि इस पद्धति के द्वारा अनुसंधान के लिए अनुसंधानकर्ता और सूचनादाता के बीच व्यक्तिगत संपर्क होना जरूरी होता है, यानी कि इंडिविजुअली लेवल पे दोनों का कॉन्टैक्ट होना कंपलसरी है। एंड थर्ड पॉइंट क्या है? साक्षात्कार सामाजिक अनुसंधान की एक पद्धति है, यानी कि सोशल रिसर्च करने का एक सबसे अच्छा मेथड है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। कि जो सोसाइटी में जो डिफरेंट लोग हैं हम उनको समझ। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? फोर्थ पॉइंट। इसके तहत हमें सामाजिक जीवन यानी कि सोशल लाइफ और सोशल इवेंट्स के बारे में हमें जानकारी मिलती है। एंड फिफ्थ पॉइंट क्या है? यह जानकारी व्यक्तिगत संपर्क और वार्तालाप के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। एंड 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है, तभी उसको इंटरव्यू माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो ये सारे थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट, जिसके अंदर मैंने आपको हिंदी में बता दिया। इंग्लिश में भी सारे पॉइंट्स यहाँ पे इजी दिए हुए हैं, जैसे मेक द नरेटर एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल, यानी कि जितना हो सके इंटरव्यू को कंफर्टेबल बनाने की कोशिश कीजिए। यानी कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इंटरव्यू का एक ऐसा प्लेस होना चाहिए जहाँ पे बिल्कुल शांति हो, जहाँ पे अलग कोई चटर बटर या कोई ऐसी डिस्टर्बिंग साउंड ना आ रही हो जो कि आपको डिस्टर्ब कर सके। एंड फोर्थ क्या है? बिगिन द इंटरव्यू। आप इंटरव्यू स्टार्ट कीजिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन के साथ, ताकि आंसर देने में इजीली और वो कंफर्टेबल भी हो। एंड हमेशा यही कोशिश होनी चाहिए कि वन टाइम पे एक ही क्वेश्चन पूछा जाए, ताकि इंटरव्यूज जो यानी जो इंटरव्यू देने वाला है ताकि उसको इरिटेट ना हो जाए। एंड नेक्स्ट क्या है? स्पीक क्लियरली सो दैट द इंटरव्यू कैन इजीली अंडरस्टैंड एंड हियर यू। यानी कि आपको सिंपल और क्लियरली वॉइस में बोलना है ताकि सुनने वालों को भी अच्छे से समझ में आ जाए। और कोशिश ये रहे कि रिपीट द क्वेश्चन इफ़ यू नीड टू, यानी कि क्वेश्चन को रिपीट भी कर सकते हो अगर सामने वालों को सही से समझ नहीं आया तो। एंड क्वेश्चन ऐसे पूछिए जो ओपन माइंडेड हो, ताकि वो आपको एक सिचुएशन क्वेश्चन दे सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ ऐसा पूछा और उसका आंसर वो यस और नो में दे रहा है, हाँ जी यस सर, नो सर, यस सर, नो सर। ऐसा इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। इंटरव्यू क्या होना चाहिए कि आपने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जिससे कि जो इंटरव्यू देने वाला है वो काफ़ी क्रेज, उसके अंदर एक मनोबल बढ़ जाए, हाँ मुझे इसका आंसर पता है, स्टोरीज वाइज में पूछा जाए, तो ये इंटरव्यू बेहतर हो सकता है। एंड कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए इंटरव्यू के अंदर कि जो आपका पर्पस है, जिस पर्पस के लिए इंटरव्यू रखा गया है उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाए। आउट ऑफ सब्जेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए, तभी इंटरव्यू बेहतर बन सकता है। चलिए हम बात करते हैं कि इसको लेकर क्या क्या मेन चैलेंजेस है। सबसे पहले स्मृति पर निर्भरता। मान लो कि इंटरव्यू लेते टाइम जो भी सूचनाएं दी गई है, अब वो सूचनाएं अगर लिखी नहीं गई है तो क्या पता वो इंटरव्यू लेने वाला भूल जाए। तो हमेशा ये डर बना रहता है, जो उसके पास जो बातें हैं जो उसके मन में वो तो याद रहेगी, अदरवाइज वो भूल जाता है। आगे आने वाले टाइम में वो कहीं ना कहीं वो इरेज हो जाती है उसके माइंड से। तो ये भूले ना, इसलिए इसको नोट डाउन करना चाहिए। ये भूलने की समस्या बहुत ज़्यादा है इंसानों के साथ, इसलिए स्मृति पर निर्भरता यानी कि डिपेंडेंसी ऑन मेमोरी, जो उसकी मेमोरी उस पर डिपेंड करती है जो उसने पूछा है, ताकि एज इट इज जो वर्ड बोला है इंटरव्यू देने वाले ने जो जवाब दिया है सेम एज इट इज ही उसको बताना चाहिए या उसको नोट डाउन करना चाहिए। अदरवाइज ऐसे क्या होता है कि आप 2-4 वर्ड अगर अपने ऐड करके आगे दे दोगे भाई कि हाँ मैंने इंटरव्यू ले लिया है और उसने ये जवाब दिया, लेकिन आपको एक्यूरेट नहीं पता, तो 2-4 वर्ड जो इंटरव्यू लेने वाला है वो अपने ऐड कर देता है। ऐसे में जो एक्यूरेसी है वो नहीं आ पाती। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मूल्यों में भिन्नता। मूल्य भिन्नता क्या है कि डिफरेंस इन वैल्यूज, यानी कि डिफरेंस इन द सोशल बैकग्राउंड ऑफ द इंटरव्यू। दैट मीन्स होता क्या है यहाँ पे कि जो इंटरव्यू लेने वाला है और जो इंटरव्यू देने वाला है, यानी कि जो आंसर देगा, इन दोनों का अगर सोशल बैकग्राउंड अलग अलग रहा
तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा। अब मान लो यहाँ पे क्या होता है कि जो रिसर्चर है या मान लो जो इंटरव्यू लेने वाला है उसका कहना कुछ और है, वो समझने वाला या जो जिससे पूछा जा रहा है वो चीज़ों को ना समझ के सही से ना बता पाए, तो कहीं ना कहीं कह सकते हो कि चीज़ों पे विश्वास नहीं किया जा सकता। तो इसलिए दोनों का जो बैकग्राउंड है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से हो जिससे कि टॉपिक को सही से दोनों ही इजीली कंफर्टेबल तरीके से समझ पा रहे हो और चीज़ों को रिलेट कर पा रहे हो एक दूसरे से। नेक्स्ट क्या है, अनावश्यक सूचनाएं। कभी कभार क्या होता है कि साक्षात्कार द्वारा प्राप्त सूचना में बहुत सी बातें अनावश्यक होती है। जैसे क्या होता है कि जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है कभी कभार वो अनेक बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल देता है। हाँ भाई मेरा स्ट्रगल ये था, हाँ भाई मैंने बचपन में ये किया, मैंने वो किया, ये किया। तो जो एक्चुअली में जो उससे पूछा जा रहा है और जो जानना चाहते हैं वो ना बताकर वो बातों को बढ़ा चढ़ाकर वो अपनी ही तारीफें कर रहा होता है अपने इंटरव्यू के अंदर, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्या है, व्यक्तिगत पक्षपात भी देखा जाता है। नेक्स्ट क्या है, यानी कि पर्सनल वाइज भी देखा जाता है। देखो इसमें क्या बताना है आपको, देखो इसमें क्या होता है कि मान लो कि ये है इंटरव्यू लेने वाला और ये है इंटरव्यू में आंसर देने वाला। अब मान लो कि इस बंदे ने इसको आंसर दिया है तो ये जो आंसर दिया है वो इसी को पता है, और आगे मान लो कि इसको गवर्नमेंट को या किसी अथॉरिटी को देना है तो ये सारी सूचनाएं तो अब इसको ही पता है, इसको और किसको पता नहीं है। तो ये उसमें थोड़े चेंजेस भी करके आगे बता सकता है, डेटा में चेंज कर सकता है, इन्फॉर्मेशन में कोई चेंज कर सकता है ना। जो आंकड़े इसको दिए गए हैं डायरेक्टली इसके द्वारा वो इसको डायरेक्ट ना देकर इसमें कुछ चेंजेस भी कर देता है, यानी कि वो तोड़ मरोड़ कर आगे पेश करता है, जिससे कि थोड़ी दिक्कत आ जाती है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा चैलेंज होता है, ये आपको ध्यान। नेक्स्ट पॉइंट का हीनता की भावना। देखो कभी कभार क्या होता है कि हीनता की भावना पैदा हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इंटरव्यू, मान लो ये इंटरव्यू लेने वाला है और इसका ये इंटरव्यू ले रहा है, तो इस बंदे ने इससे जो पूछा है एक बार इसको क्या लगता है, भाई ये तो मेरे से बहुत ज़्यादा नॉलेज वाला बंदा है यार, इसकी पर्सनैलिटी तो मेरे से बहुत ज़्यादा डेवलप हो रखी है, ये तो महान बंदा है ये। तो इसलिए क्या होता है कि ये इसके ज्ञान से इतना प्रभावित हो जाता है कि इसके अंदर हीनता की भावना आने लग जाती है। तो इसमें क्या होता है कि चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर ना बोल के जो रियलिटी वही बोलना चाहिए। अगर आप नॉलेजेबल नहीं हो तो हाँ बढ़ा चढ़ा कर बोलने लग जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हीनता की भावना अक्सर आ जाती है इंटरव्यू के अंदर, क्योंकि जो इंटरव्यू लेने वाला अगर वो ज़्यादा टैलेंटेड निकल गया, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाला, ज़्यादा मतलब स्किल वाला, उसकी परफॉर्मेंस पर्सनैलिटी बेहतर निकल गई, तो जो इंटरव्यू देने जा रहा है वो कहीं ना कहीं चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बोलने लग जाता है। तो बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलना चाहिए, बट ये एक इसके चैलेंजेस हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट का है साक्षरकर्ताओं पर निर्भरता, यानी कि डिपेंडेंसी ऑन इंटरव्यूअर्स। होता क्या है कि जो भी बातें बताई गई है वो व्यक्तिगत बातें होती है। पॉइंट के अंदर क्या बताना है कि डिपेंडेंस ऑन इंटरव्यूअर्स। होता क्या है कि कभी कभार जब इंटरव्यू के अंदर कोई क्वेश्चन, पर्सनल बातें पूछी जाती है तो वो नहीं बताता है, यानी कि वो अजनबी को बताने से घबराता है या नहीं बताता है। तो कहीं ना कहीं जब कोई भी बातें या हमें उसको पर्सनैलिटी या उसके डेवलपमेंट को समझना है और हमें कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी चाहिए बट वो बताने से मना कर देता है कि नहीं ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं नहीं बता रहा, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को सही से समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए भी थोड़ा ये चैलेंज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट का ये अधिक खर्चीली, यानी कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि मान लो कि इसके लिए समय चाहिए, एक जगह भी चाहिए। अब मान लो कि किसी बच्चे से पूछताछ करना है या उनकी प्रॉब्लम्स को जानना है तो कैसे, काफ़ी खर्चीला होगा। आपको अलग अलग क्षेत्रों में जाना होगा, भारत इतना बड़ा है, जिस भी जगह पे आप जाओगे आपको ट्रैवल का खर्चा लगेगा, जगह चाहिए, रिसर्च करने के लिए थोड़े लोग चाहिए, इंटरव्यू के लिए पूरा सिस्टम चाहिए। अब बच्चों के डेवलपमेंट को समझना है तो उन बच्चों को बुलाकर उनको सिस्टमेटिक वे में सबको सिस्टम से करने में थोड़ा खर्चा आता है, इसलिए ये थोड़ा खर्चीला माना जाता है। तो ये सबसे मेन चैलेंज है इसका। तो निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने के लिए आज इंटरव्यू बहुत अच्छा साधन भी है, और इस समय ये पता चल पाता है कि उसके क्या अनुभव है, वो क्या सोचते हैं एंड उनका विकास किस तरीके से हुआ है, उसके डेवलपमेंट में क्या है ऐसी चीज़ है जो बाधक या रुकावट पैदा कर रही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। चलिए अब बात करते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण बताएं कि आपका बच्चा फोटोग्राफी क्यों सीखे, यानी कि गिव रीजंस व्हाई योर चाइल्ड शुड लर्न फोटोग्राफी। आखिर क्यों सीखना चाहिए एक फोटोग्राफी एक बच्चे को। देखो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि बच्चे का सबसे पहला जो स्कूल होता है वो उसका घर ही होता है, और उसके जो सबसे पहले टीचर होते हैं उसके पेरेंट्स यानी उसके माता पिता होते हैं। तो शुरुआती दौर में बच्चा अपने घर में अपने माता पिता से ही सीखता है, जो उनकी एक्टिविटीज़ होती है उनसे वो सीखता है, और अपने घर के एटमॉस्फेयर से काफ़ी वो अफेक्टेड होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा आपसे ये गया है कि फोटोग्राफी आखिर क्यों सीखे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज जैसे हम सुनते हैं कि हमें कभी भी किसी बच्चे को टॉर्चर नहीं करना चाहिए। हाँ ये सही है कि हमें सही क्या है गलत क्या है हमें ये जरूर बताना चाहिए, लेकिन अगर बचपन में ही बच्चे से ही अगर हमने वो रिसोर्सेज दिए, स्टार्टिंग से ही हमने उसके अंदर वो फीलिंग या वो स्किल डेवलप करी जो फोटोग्राफी में काम आ सकता है, तो कहीं ना कहीं एक बच्चे के अंदर जाहिर सी बात है वो फोटोग्राफर बन सकता है। तो फोटोग्राफर बनने का मतलब ये है कि देखो नेम,
फेम एंड अर्निंग, ये तीनों ही है इसके अंदर। तो पहला तरीका तो ये हो सकता है कि सारे पेरेंट्स सोचेंगे कि फ़ोटोग्राफी, और आज का ज़माना तो डिजिटल वर्ल्ड हो गया है जिसमें फ़ोटोग्राफी की बहुत ज़्यादा डिमांड है, जिसके अंदर एक स्किल बच्चा कोई भी सीख कर इसलिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो कहीं ना कहीं कौशल यानी कि स्किल डेवलपमेंट के लिए सभी पेरेंट्स चाहते भी कि हमारा बच्चा क्या सीखे, फोटोग्राफी सीखे। एंड अपने शौक को पूरा करने के लिए लोग आज सीखते हैं फोटोग्राफी। और आजकल तो दोस्त आज सभी के पास फ़ोन हो गया है, तो पहले और आज के मुकाबले में टाइम टोटली चेंज है। आज तो नॉर्मली सभी लोग फोटोग्राफर हैं, अपना फ़ोन निकालो खींचना स्टार्ट कर दो। लेकिन एक होता है कि प्रोफेशनल फोटोग्राफर, एंड एक वो जिसका इंटरेस्ट है, जिसको वो एक प्रोफेशन मानकर आगे काम करना चाहता है। तो अपने पैशन को जब कोई प्रोफेशन बना दे तो वो काम बेहतर कर सकता है। एंड अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है सभी के पास। इसलिए कह सकते हो कि पेरेंट्स या एक स्टूडेंट्स या बच्चा एक फोटोग्राफर बनने के लिए उसमें जो विजुअलिटी है, उसमें जो विजुअल्स है, कहीं ना कहीं वो बच्चों को अट्रैक्ट करती है। किस तरीके से फोटो खींचे, क्लिक करने के बाद भाई वो हमारे फ़ोन में दिख रहा है, तो स्टार्टिंग से ही बच्चों के अंदर एक फीलिंग डेवलप होती है, भाई हाँ मुझे तो यही करना है। तो आगे चल के अगर उसमें इंटरेस्ट आ गया तो जाहिर सी बात है वो एक फोटोग्राफर बन जाता है। नहीं आए तो वो काम चेंज भी कर लेता है। लेकिन फोटोग्राफर करने का मतलब है नौकरी के साथ साथ उसमें एक स्किल आती है, इसलिए फोटोग्राफर बनना सही है, कोई बुरा काम तो है नहीं। तो इसके ऊपर आपको अपने व्यूज़ बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ। बालकों के संवेदनात्मक विकास में, यानी कि डिस्कस द रोल ऑफ स्कूल इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि एक बच्चे के डेवलपमेंट में स्कूल का क्या योगदान है। देखो घर में बच्चा बड़ा हो जाता है, यानी कि 2-3 साल 4 साल तक तो अपने घर में ही सीखता है। जैसा भी आपको मैंने बताया कि पेरेंट्स ही उनके सबसे पहले टीचर है और घर उनका सबसे पहला स्कूल होता है। लेकिन जब बाहर निकलता है तो स्कूल में ही उसकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो पाता है, क्या सही क्या गलत है इसका पता चल पाता है। तो फाइनली जो उसका टैलेंट है वो बाहर निकल कर आ पाता है। वहाँ पे कंपटीशन होता है, वहाँ पे अलग अलग बच्चे होते हैं, एंड स्पोर्ट्स में या हेल्थ में, एजुकेशन में, डिफेंस में अलग अलग जब उसको नॉलेज मिलती है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाता है कि क्या बेहतर है और क्या नहीं है। तो 12 साल तक बच्चा जब एक स्कूल में रहता है तो कहीं ना कहीं जो ओवरऑल जो उसकी पर्सनैलिटी है वो एक स्कूल ही डेवलप कर पाती है। और हम सभी कहीं ना कहीं स्कूल से ही पढ़कर बाहर निकले हैं, तो स्कूल से हमें क्या फ़ायदा हुआ क्या फ़ायदा नहीं हुआ, तो ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और हम सब अपने अपने अनुभवों को इसके अंदर लिख सकते हैं। जैसे कि टीचर्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, अलग अलग बच्चे यहाँ पे बैठते हैं, उनसे कंपटीशन करना, कंपटीशन भी आपकी क्रिएटिविटी को बाहर निकालती है। जैसे कि मार्क्स के लिए या स्पोर्ट्स के अंदर जो कंपटीशन होता है, तो कोई चीज़ गलत तो नहीं है, बट जिसमें भी आप बहुत बेहतर कर सकते हो ये चीज़ आपको स्कूल बाहर निकाल कर देता है, यानी कि आपके हिडन टैलेंट को पहचानता है। तो स्कूल हमारे डेवलपमेंट के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं। जब हम एडल्ट हो जाएंगे, मान लो 18+ के बाद हमारी ज़िंदगी कैसी होगी उसका डिसाइड हम स्कूल लेवल पे ही कर लेते हैं। तो हमारे अंदर जो फीलिंग्स है, जो बिहेवियर है, जो डेवलपमेंट है वो एक स्कूल के लेवल पे आती है। तो हम टाइम वेस्ट ना करके अगर अपने अंदर वो सारी गुण डेवलप कर ले, जो क्वालिटीज़ डेवलप कर ले, जो आगे काम आ जाए, तो कहीं ना कहीं ये स्कूल ही हमें है जो हमारी लाइफ को बना देती है। बिगाड़ने में भी हमारा ही हाथ रहता है। अगर स्कूल में जाके हमने नहीं कुछ किया तो भाई ज़िंदगी हमारी ख़राब है। देखो स्कूल में टीचर्स का सेम वही रोल होता है जो घर में एक पेरेंट्स का होता है। तो अपने बच्चों की भलाई के लिए तो सभी चाहते हैं, इसलिए इसके अंदर आपको सिंपल इसी को डिफाइन करना है कि ये जो सीखने की प्रक्रिया है एंड लर्निंग प्रोसेस है स्कूल के अंदर किस तरीके से होता है, एंड बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलप करने में एक स्कूल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। ये हम इसके ऊपर एक पैराग्राफ इसमें आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चों का विकासशील डेटा कलेक्शन कैसे काम करता है। अब देखो होता क्या है कभी कभार कि जब बच्चों को हम कोई डेटा दिखाते हैं, मान लो मैथमेटिक्स वगैरह हो गए, घबरा जाते हैं। अगर हमने उन डेटा को ग्राफ्स के रूप में दिखाया, कोई टेबल बना के दिखाया, तो कहीं ना कहीं वही डेटा आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर मान लो मुझे आपको कोई कॉन्सेप्ट समझाना है, कोई डिफरेंस समझाना है, अगर मैंने आपको चार्ट्स के थ्रू समझाया तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सेम यही चीज़ बच्चों पे भी इंप्लीमेंट होती है। अगर बच्चों को हमने चीज़ें गा कर सुनाया, जैसे उनकी मम्मी उनको गा के सुला भी देती है, तो स्टार्टिंग से ही एक बच्चा इन चीज़ों को लेकर फैमिलियर हो जाता है। तो अगर हम उनको इस तरीके से एजुकेशन देते हैं तो कहीं ना कहीं डेटा कलेक्शन में जो उसकी पकड़ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ते चले जाएगी, जिसमें हम ग्राफ का यूज़ करें, टेबल्स का यूज़ करें, एंड प्री स्कूलिंग में ही उसको डेटा का इतना नॉलेज दे दिया जाए ताकि आगे हायर एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन में उसको इतनी दिक्कत ना आए। तो इसलिए डेटा का काफ़ी इंपॉर्टेंस है एक बच्चे की लाइफ के अंदर। तो इस क्वेश्चन में आपको सिंपल यही बताना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर आपको शहरी स्लम में रहने वाली किशोरियों का साक्षात्कार करना हो तो आप उनके जीवन से जो जुड़े क्या क्वेश्चन पूछोगे। मान लो कि आप ऐसे एरिया में जाते हो जहाँ पे आपको एक इंटरव्यू करना है एक ऐसी लड़की का जो स्लम एरिया में रहती है। तो चलिए हम देखते हैं कि उनसे क्या पूछेंगे, है ना। देखो सबसे पहले तो यही पूछेंगे कि उनकी पारिवारिक, आर्थिक और सामाजिक यानी कि फैमिली, इकोनॉमिकल और सोशल कंडीशन कैसी है। जब हमें ये पता चल जाएगा तो हम ये देखेंगे सबसे पहले कि वहाँ पे वो पर्याप्त संसाधन है या नहीं,
क्या उनका भोजन मिल पाता है या नहीं मिल पाता, कहीं वो कुपोषण के शिकार तो नहीं है, उनको कोई बीमारी तो नहीं है। तो ये सब पहले उनसे हम पूछेंगे। और सबसे बड़ी बात यही है हमारे लिए कि वहाँ पे कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है उनके साथ, कहीं लड़कों के साथ अलग व्यवहार किया जाता हो और लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा हो, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा हो। अगर वो इसमें हाँ कह देती है, फिर उनसे हम ये पूछेंगे कि आपको इसके वजह से क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो ऐसे ही कुछ फेमिलियर क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि किशोरावस्था में आने वाले शारीरिक बदलावों की शिक्षा उन्हें प्राप्त हुई है या नहीं हुई है, यानी कि आपने सेकेंडरी एजुकेशन प्राप्त कर ली या नहीं कर ली है, एंड आपके स्लम एरिया में कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ है या भी नहीं है। तो तमाम कुछ बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आप एक स्लम एरिया के लोगों से पूछ सकते हो। तो ये पूरा क्वेश्चन आप बना कर ले सकते हो अपने एग्जाम के अंदर। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। एंड घर के अंदर सुविधाएं हैं या नहीं है, अपना परिवार समुदाय किस तरीके का है, एंड गवर्नमेंट की पॉलिसीज यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है तो उसका फायदा हो पाता है नहीं हो पाता, क्या शिक्षा के माध्यम से उनके जीवन में कुछ बदलाव आए भी हैं या नहीं आया, क्या एजुकेशन आपको मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। तो तमाम जो क्वेश्चन है आप इसमें पूछ सकते हो एक स्लम एरिया के अंदर। तो इसमें एक क्वेश्चन और पूछ सकते हो कि जॉब है या नहीं है, कमाने का साधन क्या है, एंड अपने जरूरतों को लोग कैसे पूरे कर रहे हैं। तो इन सब क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, क्योंकि आपसे कहा ही गया कि क्वेश्चन क्या क्या पूछोगे, आपको ये बताना है इसके अंदर, ठीक है। एंड चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, कुछ लास्ट में शॉर्ट नोट्स दिए गए हैं। सबसे पहला है प्रतिभावान, यानी कि बहुत इंटेलिजेंस जो बच्चे होते हैं, टैलेंटेड एंड क्रिएटिव जो चिल्ड्रन होते हैं, आपको इसके बारे में शॉर्ट नोट्स लिखना है। जो टैलेंटेड हैं और जो क्रिएटिव चिल्ड्रन वो कौन होते हैं, जिनके अंदर एबिलिटी ज़्यादा है, मान लो चीज़ों को जल्दी याद कर लेते हैं, है ना। एंड जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, आर्ट एंड साइंस हो गया, कोई क्रिएटिविटी दिखा देते हैं वो मैथमेटिक्स के अंदर भी, तो यानी कि चीज़ों को जल्दी समझ जाते हैं। तो इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे चैप्टर्स को आसानी से सीख लेना, बुद्धि एवं व्यवहारिक ज्ञान का उपयोग करना अपने प्रैक्टिकली, और जो उनका नॉलेज है, उनका जो आईक्यू लेवल है बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसका यूज़ करके चीज़ों को जल्दी समझ जाते हैं वो। एंड नॉर्मली बच्चों से उनके पास थोड़ा ज़्यादा क्षमता होना चीज़ों को समझने का, एंड शब्दों का ज्ञान बहुत ज़्यादा होना है, वर्ड्स नॉलेज, वोकैबुलरी एंड मेंटलिटी प्रोसेस में उनका काफ़ी ज्ञान होता है, एंड इसलिए अधिक अपने साथियों की तुलना में वो ज़्यादा ज्ञानी होते हैं। तो ये कुछ प्रोसीजर है, आप सिंपल इसके अंदर बता सकते हो। लेकिन जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो टीचर्स का ध्यान अपने ओर करवा लेते हैं। स्कूल के अंदर भी आप सबने देखा होगा, ये जब टीचर पढ़ा रहे होते थे तो आई कॉन्टैक्ट भी उसी बच्चे के साथ करके पढ़ाते थे जो पढ़ाकू है, जो पढ़ने में थे, बैक बेंचर्स को देखते भी नहीं थे। तो सेम यही है। तो इस तरीके से प्रतिभाशाली बच्चे के अंदर जो क्षमता होती है ये काफ़ी पाई जाती है। देखो यहाँ पे हैवी ग्रस्ट ने कुछ कहा है डेफिनेशन के रूप में, क्या कि प्रतिभाशाली बालक के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। यानी कि अगर उनके अंदर जो एबिलिटी है, अगर वो डेवलपमेंट होती है, उनकी क्रिएटिविटी डेवलप होती है, तो कहीं ना कहीं ये एजुकेशन उनके लिए सही है। तो यहाँ पे आपको इसी में यही बताना है, ठीक है। सृजनात्मक में मान लो मेन दिक्कत उन बच्चों के साथ है जो धीमी गति से सीखते हैं। एक बार चैप्टर पढ़ लिए, शाम को भूल गए, शाम को पढ़ लिए फिर कल भूल गए। अब इनके साथ दिक्कत आती है, चीज़ों को रिवाइज करके ये सीखते हैं। ऐसे भी कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है, जैसे कि दिमागी हालत या मानसिक हालत में, है ना, जो उनका मेंटली जो डिस्टर्बेंस है वो भी चीज़ों को याद करने में रोकता है ना। एंड इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, भारत के अंदर भी ऐसे कई सारे हैं बच्चे हैं जिनको डायलेक्सिया हो जाता है। तो डायलेक्सिया एक ऐसी बीमारी है जिसको ये बीमारी हो गई, जब भी वो कोई चीज़ पढ़ेगा तो वो चीज़ उसको याद नहीं हो पाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, ऐसा है कि एक बार पढ़ लेने के बाद चीज़ें भूल गए तो इसमें दिक्कत नहीं है, आप उसको पढ़ोगे तो दोबारा याद आपको आ जाएगा। लेकिन जैसे ही पढ़ रहे हो उसी टाइम भूल जा रहे हो, माइंड में कुछ जा ही नहीं रहा, बिल्कुल खत्म माल है, तो कहीं ना कहीं डायलेक्सिया की बीमारी, डायलेक्सिया से अफेक्टेड हो भाई, इलाज करवाना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो धीमी गति से सीखते हैं इनको टाइम लगता है, मेडिकल फैसिलिटी देकर भी इनको स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। आपको यही इसके अंदर बताना जिससे कि बुद्धि का उनका विकास हो सके। तो धीमी गति वाले और तेज गति वाले दोनों के बीच में डिफरेंस आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से थे हमारे शॉर्ट नोट्स। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन जो बताए मैंने समझ में आ गए होंगे, और सभी क्वेश्चन मैंने आपको इस तरीके से समझा दिए हैं कि एटलीस्ट आप एग्जाम के अंदर बना कर भी इस तरीके से लेकर आ जाओगे, टीचर समझ जाएगा ये बच्चा कहाँ से पढ़ कर आया है, बड़ा तेज बच्चा है ये तो। यार चलिए भाई, मेरी मेहनत को प्लीज लाइक कीजिए, इस वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए दोस्त। तो चलिए, ये भी क्वेश्चन हमारे यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने आपको नोट्स का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इसके अंदर हिंदी मीडियम में इस तरफ और इंग्लिश मीडियम में इस तरफ आपके सारे सब्जेक्ट के नोट्स दिए गए हैं। मान लो कि आपको चाहिए एजुकेशन का नोट्स, तो सिंपल इस पर क्लिक कीजिए और वाई नाउ पे क्लिक करके आप नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हो। आप मार्केट के अंदर कोई टेनिया लेने जाओगे, बुक्स लेने जाओगे, आपको बहुत मोटी मिलेगी, पहली बात तो वो लैंग्वेज भी आपको अलग मिलेगी, और सिलेक्टेड क्वेश्चन उसमें नहीं होते। हमने क्या किया है कि नोट्स के अंदर सिलेक्टेड क्वेश्चंस विद आंसर के साथ, जो मैंने अभी आपको वीडियो में समझाया है, उनके आंसर बेहतरीन तरीके से आपको इसमें लिख कर दिया है। इसी नोट्स में से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो प्लीज़ इस नोट्स को डाउनलोड कर लेना, इसके लिंक नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।